जो आदमी आपसे ज्यादा सफल होगा ना, वो आपकी बुराई कभी कर ही नहीं सकता। एक बात तो बड़ा क्लियर है, वेरी नाइस। आपकी चड्डी में बम वही लगाएगा जो आपसे सफल कम है। हर आदमी तो यूट्यूबर है, जो कुछ ना बन सका वो कोच बन जाता है हमारे देश में। प्रॉब्लम भी तो बहुत है ना, जिसकी घर में नहीं चलती वो मोहल्ले के सरपंच होते हैं, क्योंकि लोग आपको रिलेट करते हैं, आप रोल मॉडल हैं। बहुत सारे लोगों ने इन्फ्लुएंसर की तस्वीरें शायद मंदिर में लगा रखी है। कोई ऐसा कोई किरदार, कोई कैरेक्टर जिससे आप सबसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं? श्री हनुमान जी, कोई डाउट ही नहीं, कोई सेकंड थॉट। भाई जब आप मानस पढ़ते हैं तो मानस में आपको वो कैरेक्टर जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें इतना डिटेल में आपको सीखने को मिलता है कि 1 रामचरित्र मानस इज इक्वल टू 1 लाख फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर तो 1 लाख होंगे तो घुस जाएंगे तुलसीदास में। 1000 करोड़ रुपए कमा गए, 2000 करोड़ कमा गए या 10,000 करोड़ कमा गए। क्या बेच के? गुटखा बेच के, तंबाकू बेच के, जिससे हजारों लाखों लोग मारे गए। ऐसा पैसा नहीं कमाना, हम कम कमाएं ज़्यादा अच्छा है, लेकिन किसी की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सके। किसी को कुछ ऐसा ना बता दे कि हमारी वजह से उसका माइंडसेट उस रास्ते पे चला जाए जहां उसको नहीं जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे शो पे जो गेस्ट हैं वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कोच हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, कंसल्टेंट हैं और सबसे बड़ी बात, लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है। लाखों लोगों की जिंदगी को वो हर रोज अपनी वीडियोस के थ्रू, ट्रेनिंग्स के थ्रू इम्पैक्ट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी आपका हमारे शो पे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। आवर प्लेजर। जैसे भी मैंने बोला, आपकी जब जो इंट्रोडक्शन है उसमें कई टाइटल से आपको लोग जानते हैं, राइट? मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, कंसल्टेंट, ट्रेनर, एंटरप्रेन्योर। आप किस टाइटल से सबसे ज्यादा रिलेट करते हो? किसमें आप अपने पैशन को ज्यादा रिलेट करते हो? हिमेश, सबको पता है कि मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया वो डायरेक्ट सेलिंग से किया था, तो पहला प्यार तो वही रहेगा। पहला प्यार तो चेंज नहीं हो सकता, चीज़ें ऐड हो जाती हैं आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन फर्स्ट लव रिमेन्स, तो डायरेक्ट सेलिंग रहेगा ही रहेगा। और वो इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का लाइफ उससे बेटर हो जाता है। बहुत सारे लोगों के पास, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो एक ऐसा मंच है जहाँ पर आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है ग्रो करने का, बिसाइड ऑफ योर कास्ट, रिलीजन और हाइट, अंग्रेजी आती है कि नहीं आती, छोटे बैकग्राउंड से हैं कि बड़े बैकग्राउंड से हैं, तो वो रहता है, वो रहेगा ही रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग की बात हुई तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि इंडिया में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ये है कि लोगों में ट्रेनिंग की जो अवेयरनेस है, अगर मैं याद करूँ आज से 15-20 साल पहले तो ट्रेनिंग अवेयर नहीं होते थे लोग। ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत होती है, माइंडसेट भी कोई चीज़ होती है, पर डायरेक्ट सेलिंग ने घर घर पे, गांव गांव में ये ट्रेनिंग की अवेयरनेस ज़रूर पहुंचाई है। मेरा ऐसा मानना है कि ग्रेजुएशन के बाद या ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन हर इंसान को एक बार कम से कम 3 से 5 साल इसमें बिताने चाहिए। कमाए ना कमाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो किसी अच्छी कंपनी में, रेप्यूटेड एथिकल कंपनी में अगर वो 3 से 5 साल अपने गुजार देता है, वो नहीं भी कमाएगा ना, तो भी लाइफ में वो इतना कुछ सीख जाता है कि उसकी पूरी जो बची हुई ज़िंदगी है ना, वो एजुकेशन से जुड़ा रहता है। वो नॉर्मली क्या है, हमारे यहाँ एजुकेशन खत्म होने के बाद एजुकेशन खत्म हो जाती है। कॉलेज से निकले तो अब तो किताबें फेंक ही दो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपको मजबूर करती है कि क्योंकि बिना सीखे आप कुछ कर नहीं सकते, तो यू हैव टू लर्न एवरी डे, है ना, यू हैव टू रीड बुक्स, अटेंड सेमिनार्स। तो वो जो चस्का है ना एक बार बुक्स पढ़ने का, वो डायरेक्ट सेलिंग, अगर आप अच्छी कंपनी में है और वो बुक पढ़ने का चस्का, ट्रेनिंग अटेंड करने का चस्का, ट्रेनिंग देने का चस्का आदमी को लग जाता है, तो बाकी जो बचा हुआ जीवन है ना उसका, वो बहुत अच्छा निकल जाता है उसका। ग्रूमिंग में बहुत हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है, वो पर्सनल डेवलपमेंट हो जाता है उसका। बुक्स से वैसे तो दूर हो जाते हैं ना, जब आप देखिए लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है या जो इस प्रोफेशन में नहीं है, ट्रेनिंग प्रोफेशन में, आप उनसे पूछिए लास्ट बुक आपने कब पढ़ा था, आपने बुक बाय कब किया था। नॉर्मली तो लोग सोचते हैं ना कि पढ़ाई खत्म होने के बाद पढ़ाई खत्म हो गई, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिंदगी की असली कहानी तो पढ़ाई खत्म होने के बाद शुरू होती है, जब आप जिंदगी को पढ़ते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं जो असल जिंदगी में काम आती हैं। क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो 90% बातें जो पढ़ाई जाती हैं वो काम नहीं आती, और लाइफ में जो बातें काम आती हैं वो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती। तो वो कब पढ़ते हैं आप? जब आप कॉलेज छोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, आपको सड़क बताती है कि अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर एक बार आदमी आए, 3 से 5 साल रहे, कमाए ना कमाए वो एक अलग इश्यू है, वो ग्रूम हो जाता है। और बहुत सारे कोचेज और एंटरप्रेन्योर्स दिए हैं इस इंडस्ट्री ने, जिन्होंने उस करियर को परसू नहीं भी किया
लेकिन अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल है वो जहां भी गए। बिल्कुल, आप और सामने बैठे हो देखो बहुत सारे लोग हैं, आपके फादर साहब हैं, वो मुझे पता है वो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, अभी भी हैं कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। यू आर राइट। सो आपने ये क्यों स्टार्ट किया? कि आपको पहले से पता था कि मैं ज्वाइन करूंगा या जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मुझे ये सारे फायदे मिलेंगे? 2001 5 फरवरी 5 फरवरी 2001 मेरा एक दोस्त मुझे ले गया था डायरेक्ट सेलिंग की किसी बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर। समझ तो कुछ आया नहीं ज़्यादा, लेकिन इन्फ्लुएंस उसका इतना था कि स्टार्ट करना पड़ा। स्टार्ट किया, धीरे धीरे समझा, एक दो बुक्स उसने मुझे रेफ़र की कि ये पढ़ ले, वो पढ़ी, एक दो सेमिनार में गया मैं। मुझे याद है कि मेरा जो पहला बिजनेस सेमिनार था डायरेक्ट सेलिंग में, वो फिक्की में था। फिक्की कनॉट प्लेस में एक ऑडिटोरियम में, कोई 600 मैंने पहली बार लाइफ में 600-650 लोग एक साथ देखे। और पीछे कोई सीट पे तो 30 रुपए का टिकट था। अच्छा। तो पैसा भी उसने दिया था मेरा। मैंने तो बोला मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तेरे को ले जाना है तो तेरे को पैसे देना पड़ेगा। तो लास्ट रो में कहीं बैठा था, तो कोई अंग्रेज था वहाँ पर, क्या कहते हैं, स्टेज के ऊपर, नाम तो मैं नहीं ले सकता कंपनी का। तो वो जब आया तो लोग बहुत ताली वाली उसके लिए बजाने लग गए, सीटी वीटी बजने लगी, वो फ्लायर थे लोगों के हाथ में, विसल्स थी। तो बड़ा एक रिकॉग्निशन, रिगार्ड, देखा यार ऐसा भी रिगार्ड भी होता है। मतलब मैं पीछे बैठा सोचता था 20-21 साल पहले, यार कभी हमारे साथ भी ऐसा होगा, कभी हम ऑडिटोरियम में जाएंगे, कोई हमारे लिए ताली बजाएगा, कोई हमारे लिए सीटी बजाएगा, ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। तो वहां से थोड़ा सा एक चस्का भी पैदा हुआ। खाली पैसे के लिए नहीं, इज्जत हर किसी को प्यारी होती है ना, हर आदमी चाहता है कि उसको लोग पहचाने, जाने। और वो आपके अगर ब्लड में कहीं ना कहीं रहता है तो मौका मिल जाए तो फिर वो ब्लास्ट कर जाता है। तो वो एक ऐसा क्लिक था जिसको बोलते हैं ना कि सेमिनार लीडर्स पैदा करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आपको पता नहीं होता कि कौन सा सेमिनार में कौन सा लीडर क्रिएट हो जाता है। तो वो ऐसा मोमेंट था उसके लिए, जब वो लोगों का जोश देखा तो मुझे लगा यार कभी मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है कि नहीं। और फिर वो वहां से जर्नी स्टार्ट हो गया। कभी कोई डाउन टाइम भी आया जब लगा हो कि छोड़ देता हूँ? बहुत बार आया, सभी के साथ आता है, ऐसा नहीं कि कोई इसमें कुछ नई बात नहीं है। अप डाउन पार्ट है लाइफ का। अगर आपका डाउन फॉल आ ही नहीं रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत ही कर रहे हैं आप। डाउनफॉल तो आएगा, बिजनेस है तो डाउनफॉल आएगा ही आएगा, आता है, सभी के साथ आता है, आना भी चाहिए। डाउनफॉल आपको गलतियां देखने का मौका भी देता है ना। जब आप सब ठीक ठीक चल रहा होता है तो बहुत सारी गलतियां इग्नोर भी कर देता है आदमी, लेकिन जैसे ही डाउनफॉल आता है ना तो वो हैरान होकर सोचता है कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। फिर वो एक बार दोबारा रिवाइज करना शुरू करता है, बेसिक्स पे चला जाता है। बहुत जरूरी है एक्चुअली। बहुत अच्छा मौका मिलता है सेल्फ एनालिसिस करने का, नहीं तो हम अपने कॉन्फिडेंस में आगे चलते हैं। फेलियर सिखाते हैं आदमी को, सफलता थोड़ी ना। सफलता तो आदमी को एरोगेंट बना देती है। गिरते हैं 6 सवा मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। सो अगर मैदानी जंग में जाओगे तो गिरने का चांस तो रहेगा। सो इतने हर किसी ने, हर सक्सेस के पीछे बहुत सारे डाउनफॉल्स होते हैं, और कोई ऐसा मंत्रा, कोई ऐसी चीज जो हर बार ट्रिगर करती है जब भी डाउनफॉल आया कि वापस जो आपको उठाती है? देखो, जब भी किसी की लाइफ में भी डाउनफॉल आता है तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, सिर्फ पीछे जाओ और ये सोचो शुरू क्यों किया था। कोई रीजन रहा होगा ना स्टार्ट करने का, तो वो रीजन को याद करो। क्या एक ऐसा रीजन था जिसमें मैंने इस काम में एंट्री लिया था, उस रीजन को दोबारा याद करो, अच्छे से याद करो। वापस आप में एनर्जी आना शुरू हो जाता है कि नहीं यार, ये रीजन बहुत जेन्युइन था जिसके कारण मैंने ये काम, कोई भी काम, डायरेक्ट सेलिंग हो, रियल एस्टेट हो, इंश्योरेंस हो, ABCD कोई भी काम हो, हर काम में आता है वो। तो रीजन वापस आपको दोबारा वो एनर्जी से भर देता है कि नहीं यार, वो रीजन इतना सॉलिड था ना कि ये डाउनफॉल तो मैं निकाल दूंगा उस रीजन को फुलफिल करने के लिए। तो फिर लग जाता है आदमी दोबारा से उसी एनर्जी और जोश के साथ। मुझे लगता है सिर्फ काम में नहीं, इवन रिलेशन में भी अगर झगड़ा हो रहा है तो याद करो शादी करी क्यों थी इस लड़की से। तो याद आ जाएगा इस कारण से करी थी। मतलब आप ये मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपस में लग रहे हैं, यूज कर रहे हैं आपको। जब कंधा मिल जाए तो बंदूक चला लेनी चाहिए। तो आपका ये जो इंटरेस्ट रीडिंग में, मोटिवेशन में, सेल्फ हेल्प में, ये आफ्टर दिस इंडस्ट्री आया, डायरेक्ट सेलिंग के पहले भी? हाँ, नहीं, इस इंडस्ट्री में आया कि जब मुझे ये मालूम चला कि 2 बुक्स पढ़ने के बाद मैं अपने आप को कितना बेटर फील कर रहा हूँ। मेरा वैल्यू मार्केट में बढ़ना शुरू हो गया है रीडिंग करने के बाद। जो लोग मुझे नहीं सुन रहे थे वो भी सुन रहे हैं। तो मुझे ये मालूम चला कि मेरा वैल्यू, मेरा ब्रांड, या मुझे खुद को अच्छा लगना शुरू हो गया है कि यार नहीं यार, मेरा जो मेंटल ग्रोथ था ना वो उस लेवल पे जा रहा है जहाँ मैंने कभी सोचा नहीं था, और वो भी सिर्फ 2 या 3 बुक्स पढ़ के। तो डाउन द लाइन अगर मैं 100, 200, 300 बुक्स पढ़ पाया कभी लाइफ के अंदर तो मैं एक अलग प्रोडक्ट बन जाऊंगा। तो वो जो सोच थी उसने कंटिन्यू रखा, रीडिंग, लर्निंग, और अब तो 20-21 साल हो गए मुझे।
मेरे घर में बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, मतलब एक पूरा रूम जो है वो डेडिकेटेड है, बुक्स से भरा हुआ। कभी कोई चला जाए तो बिखरा, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ तो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपने लगा रखा है, मैं तो बिखरा हुआ 4 बुक्स इधर पढ़ी हैं 8। और आपको हैरान होगा ये जानकर कि मैं एक साथ में भी 3-3, 4-4 बुक्स पढ़ता हूँ। मेरे को आदत ही नहीं है एक बुक एक साथ पढ़ने की। तो मेरे बेड पे या मैं जहाँ पढ़ता हूँ वह 4 बुक्स खुली हैं, किसी के 4 पन्ने पढ़ूंगा फिर बोलूंगा यार ये वाला पढ़ते हैं। तो बड़ा मिक्स मैच, जो खिचड़ी टाइप पढ़ने का बड़ा मजा आता है मुझे। मेरा भी ये रहता है, एक किंडल पे चल रही होती है, एक बेड साइड पे होती है जो मॉर्निंग बुक होती है, एक नाइट टाइम की बुक है। तो अच्छा भी रहता है, अलग अलग थॉट एक्सचेंज होते रहते हैं दिन में। कुछ पूछ रहे थे आप? मैं पूछ रही थी कितना टाइम आप देते हो रीडिंग को? मेरा नॉर्मली शेड्यूल मॉर्निंग 5 to 9 और 9:30 मैक्सिमम 10 बजे तक। अच्छा, ये फिक्स्ड स्लॉट फिक्स्ड है। अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कोई एक्सेप्शन केस हो गया तो कहानी अलग है। सवेरे 5 से लेकर 9 बजे तक। 5 से लेकर 9 बजे तक? अच्छा, ये बिना इसके तो मैं, मेरे लिए प्रैक्टिकली, मतलब ये मेरे लिए खाना है सुबह का 4 घंटा। ये 4 घंटा रीडिंग का है कि ये मॉर्निंग रूटीन है मल्टीपल चीज़? 4 में से आप 3 घंटा मान लो रीडिंग का। 1 घंटा मुझे, आप 5 बजे उठते हैं तो 45 मिनट से 1 घंटा आपको लगता है फ्रेश होना, पूजा पाजा किया आपने और आप अपने रूम में चले गए। जो मेरा घर के अंदर एक अलग से रूम है जो जहाँ पर ये सब तामझाम रहता है मेरा, वहाँ फिर 6 बजे जाने के बाद 9:30-10 बजे तक, फिर 10 बजे वहाँ से निकले और ऑफिस पहुँच गए। ऑफिस में जब जाता हूँ जब अपना 3 घंटे का कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा। एवरेज कितनी बुक्स अ मंथ हो जाती होंगी? अभी तो ज़्यादा, मतलब 7-8 भी हो जाती है। एक ना यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, कई लोगों का होता है, क्योंकि मैं भी बहुत रीडिंग करता हूँ, तो आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहूँगा। रिटेन करना, कोई कैसे रिटेन करते? इतना कुछ ले तो लिया, बट वो इनपुट आ रहा है, आउटपुट के साथ वो कैसे हर चीज़ को याद रखना, काम आ पाए? देखो, याद रहता इसलिए है क्योंकि वो डिलीवर हो जाता है तुरंत। क्योंकि इवेंट्स इतने हैं, कॉर्पोरेट्स इवेंट रहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अपने खुद के इतने ट्रेनिंग वर्कशॉप्स रहते हैं, यूट्यूब पे भी रहता है बहुत सारा कुछ, तो वो डिलीवर होता रहता है कंटिन्यूसली, तो इसलिए रिटेन रहता है। अगर वो खाली पढ़ते रहें तो आपके किसी काम का ही नहीं है। नॉलेज गैदर करके क्या उखाड़ रहे हैं ना, नॉलेज आपको अगर रिलीज ही नहीं हो रहा आपकी बॉडी से तो वो एक्चुअली कूड़ा है, वो आपको और नालायक बना देगा। क्यों? आपके मन में एक भाव आ जाएगा कि मैं तो बहुत नॉलेजेबल आदमी हूँ जी, मुझे क्या सिखाएंगे आप, डिलीवर नहीं कर रहे आप। तो फ्लश आउट हो जाना चाहिए एक तरीके से कि आपने पढ़ा और उसको निकाल दिया, पढ़ा निकाल दिया। उससे क्या होता है कि आपको भी मतलब डिलीवरी मालूम चल जाती है कि यार ये चीज़ें डिलीवर करने पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ये चीज़ें डिलीवर करने पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा, ऑडियंस को मज़ा नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ों को डिलीवर करते हैं। तो वो रिटेन हो जाता है जब आप डिलीवर कंटिन्यू करते हैं। मैं कल एक सेशन में था तो मैंने वहाँ वो डिलीवर किया जो मैंने परसों पढ़ लिया था। तो पढ़ने के बाद जब आप डिलीवर कर देते हैं ना ऑन द सेम टाइम या 2 दिन के बाद, तो आपकी मेमोरी में रहता है, फिर वो रजिस्टर हो जाता है। वो रजिस्टर हो जाता है, वो फिर वो जब निकल जाता है जब जरूरत होती है उसका, तो दिमाग आपका मैकेनिज्म बहुत अच्छा काम करता है। वो कहते हैं ना, सीखने का सबसे अच्छा तरीका सिखाओ। तो वो डिलीवर करते रहिए आप साथ साथ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। और अपने पास स्टेजेस हैं बहुत सारे, वहाँ डिलीवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इवेंट्स हैं, हर दूसरे दिन इवेंट रहता ही रहता है किसी भी हालत में। तो और आप 4 घंटे में कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ लेते, ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे में बहुत पढ़ लेते हैं। पढ़ते तो 4 घंटे हैं, लेकिन उसमें काम का हो सकता है सिर्फ 20 मिनट का निकले आपका। वो तो बिल्कुल जूस निकालने वाली कहानी है कि आप पूरी बुक पढ़ते हैं और उस बुक में आपके मतलब का हो सकता है मुश्किल से कोई 10 लाइन हो या 20 लाइन। ये वो वोकैबुलरी के जैसे ना, बचपन में हम करते थे 5 नए इंग्लिश के वर्ड सीखे, फिर उनको अगले दिन किसी ना किसी तरह अपने कम्युनिकेशन में यूज करो ताकि वो याद रहे। राइट। एक बुक है द वन थिंग, वो कहती है कि अगर आपने किसी किताब में से एक चीज ही ले ली तो सफिशिएंट है, और कोशिश करो कि एक किताब से एक ही चीज लो, ज्यादा लेने के प्रोसेस में शायद आप एनालिसिस पैरालिसिस में चले जाओगे। कोई बुक जिसने डीप इम्पैक्ट किया हो? सबसे पहला किताब मैंने पढ़ा था रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उसने लाइफ को पूरी तरह से हिला दिया मेरी, मतलब। व्हिच बुक? द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ओके। और वो कोई 70-80 साल पहले लिखा गया किताब है, और अभी 2 दिन पहले मैंने उसको दोबारा से पढ़ा। और यू विल नॉट बिलीव कि जब आप 18-20 साल पहले उस किताब को पढ़ा था, वो जो आपको समझ में आई थी, और आज जब आप उसको पढ़ते हैं तो दोनों की समझ ही अलग है। पहले तो मैं उस किताब को कुछ और ही समझता था, तब हमारा किताब तो वही था, उसमें लर्निंग वही था, हमारा मेंटल लेवल 20 साल पहले तो ऐसे ही था ना, लल्लू टाइप। तो अब मेंटल लेवल थोड़ा सा अलग है, अभी भी लल्लू है लेकिन थोड़ा सा बेटर हो गया है। तो अब जब उसको पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ और निकलता है, और मुझे विश्वास है कि जब मैं 20 साल के बाद उसको अगर पढ़ूंगा तो फिर मुझे कुछ और समझ में आएगा। बुक तो यही है, जैसे जैसे आपका मेंटल लेवल चेंज हो जाता है, आप चीजें और लगाने लग जाते हैं उसमें।
आई थिंक किताबें बात करती हैं, लेकिन वो अलग अलग स्टेज पे आपको उनकी बातें अलग अलग थॉट से आपकी मैच्योरिटी लेवल होती नहीं है कि आप उनको समझ सकें। बुक्स तो सारी ही अच्छी होती है और पढ़ते नहीं है लोग हमारे यहाँ, दुर्भाग्य है, मतलब अनफॉर्चुनेट है कि 200-250 रुपए की किताब बच्चे से आप पॉकेट मनी ले सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन लोग नहीं पढ़ते। किसी आदमी ने 60-70 साल के अंदर अपने लाइफ का एक्सपीरियंस 100 पन्नों में आपको दे दिया है, कितना आसान है, आप उसको घोड़ के पी जाएं, लोग नहीं करते। मतलब एक तरह का सक्सेसफुल लोगों की कंसल्टिंग अवेलेबल है बुक्स की फॉर्म में, फ्री में बिल्कुल फ्री ऑफ क्वालिटी एजुकेशन तो बहुत चीपर है आज की डेट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन चीजों का करिकुलम कोई एक सब्जेक्ट की फॉर्म में, किसी फॉर्म में स्कूल्स में होना चाहिए। ये चीज स्कूलिंग में मैंने बहुत मिस करी है कि हर वक्त इंसान सोचता है, लेकिन कैसे सोचना ये स्कूल में नहीं सिखाया गया, माइंडसेट नहीं कभी सिखाया गया। ना, मैं अभी अपनी बेटी के स्कूल में गया अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुला लिया, तो मैं मना नहीं कर सका उनको। तो वो एपीजे में पढ़ती हैं फरीदाबाद के अंदर, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा, उनका कोई सेरेमनी था या कुछ था, पता नहीं क्या था, फाउंडेशन डे था शायद, तो दे कॉल्ड मी। तो मैंने कहा आप गलत आदमी को बुला रहे हैं इसके अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि मैं स्टेज पे कुछ भी बोल दूंगा तो उन्होंने बोला नहीं आप आइए और अपने वर्ड्स का जो भी विजडम है आप बताइए। तो मैंने वहाँ भी एक ही बात बोला कि 90% बातें जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं वो ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जो बातें काम आती हैं ज़िंदगी में वो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। मेरा बस चले तो मैं स्कूल और कॉलेज के अंदर कुछ ज़रूर ऐड कर सकूँ, कोशिश करते हैं घर में ऐड करने का, लेकिन वो जो टीचर पढ़ाता है ना बच्चे को, वो पेरेंट नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि जो बच्चा रहता है ना उसका पहला जो गुरु है ना वो टीचर ही है ना, उसका पहला गुरु टीचर है, मम्मा उसकी सेकंड गुरु होती हैं शुरुआती दौर के अंदर, है ना। आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो वो आप बताएं कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो बेटा बोल देगा, आपकी बेटी बोल देगी नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा होता है। आप बोले क्यों? बोले मेरी मैम ने बताया है ना, वो मैम आ जाती है फिर बीच में। तो माँ सेकंड होती है, टीचर पहला होता है। तो वो जो शुरुआत का एज है ना, उसमें बच्चे सबसे ज्यादा जो सीखते हैं वो अपने टीचर से सीखते हैं। अगर टीचर उस दौर के अंदर उनको कुछ वो चीजें इन्फ्यूज कर दे जो जिंदगी में काम में आएगा, ये जनरेशन अलग निकल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का वही पटाया सा ढांचा है। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या पढ़ाता है अकाउंटेंसी में, तो वही टीएस गिरवाल जो हम पढ़ते थे। तो मैंने बोला यार दुनिया बदल गई, सुबह बदल के शाम हो जाते हैं, शाम बदल के रात हो जाते हैं, आप कब बदलेंगे? और क्योंकि सिलेबस अपडेटेड नहीं है, इसीलिए बच्चे यूट्यूब से सीख रहे हैं, एटलीस्ट उनको लेटेस्ट चीजें मिल रही हैं। यूट्यूब का भी तो दिक्कत है ना, यूट्यूब में कोई ऑथेंटिसिटी तो है नहीं। हर आदमी तो यूट्यूबर है, जो कुछ ना बन सका वो कोच बन जाता है हमारे देश में। प्रॉब्लम भी तो बहुत है ना आज, मतलब कोई बुराई नहीं कर रहा मैं, अच्छा भी बता रहे होंगे लोग, लेकिन आजकल कहानी क्या है, कोचेस का तो फ्लड आया हुआ है। आपसे क्या छुपा है पता ही है यूट्यूब पे, तो एवरी सेकंड पर्सन इज अ कोच नाउ। हमारे पिताजी हमको कहते थे जिसकी घर में नहीं चलती वो मोहल्ले के सरपंच होते हैं। अब ये कोच ऐसे हैं कि इनको सबसे अभी तो हम खुद ही सीख रहे हैं यार, यू नो। तो वो यूट्यूब का कहानी थोड़ा सा वो है कि वो इतना फ्लडेड ऑफ नॉलेज और एजुकेशन है, कौन सा ऑथेंटिक है कौन सा ऑथेंटिक नहीं है वो किसी को नहीं पता। कोई प्रोटोकॉल तो है ही नहीं। आपने चैनल शुरू किया, कोई पैसा नहीं लगा। आपने बोलना शुरू कर दिया, उसका कोई पैसा नहीं है। आप अपलोड कर सकते हैं, उसका कोई पैसा नहीं है। और हर व्यक्ति को ऑडियंस तो मिल ही जाता है, ऐसा तो है नहीं कि ऑडियंस नहीं है। सलमान खान का भी एक ऑडियंस है, मिथुन चक्रवर्ती का भी एक ऑडियंस था, शाहरुख खान का अपना ऑडियंस है। कैसा भी एक्टर हो, अच्छा हो बुरा हो अलग बात है, ऑडियंस तो उसको मिल ही जाएगा। तो कुछ सेट ऑफ पीपल तो प्रभावित हो जाते हैं उससे। पर जैसे हर चीज का प्लस माइनस है, मेरी नजरिए में यूट्यूब का प्लस ज्यादा है, माइनस तो होगा ही, लेकिन प्लस ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन मच मोर है। नुकसान तो है कि ऑथेंटिसिटी नहीं है, बट ओवरऑल शायद इस टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू जो नॉलेज जा रही है। 1001% एग्री करता हूँ कि प्लस ही प्लस है। मैं तो सिर्फ एक वैसे बात कर रहा था, प्लस ही प्लस है, और मेरा दिमाग प्लस की तरफ ही ज्यादा जाता है। अगर वो यूट्यूब नहीं होता तो शायद हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते। हम लोग क्या कर रहे होते, कोई जॉब कर रहे होते कहीं बैठकर, है ना। यूट्यूब की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से आज देखो कुछ बच्चे कितना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। 21 साल 22 साल के लड़के हैं, क्या अच्छा बोलते हैं, उनके चैनल पे क्या ऑथेंटिसिटी होती है। तो वो अच्छी चीज भी है, लेकिन ऑन द साइड एक प्रॉब्लम भी है बिल्कुल, कि कुछ भी आप कह सकते हैं, आपको आज़ादी है, आपको कोई रोक नहीं रहा। आपको लगता है रेगुलेशंस आने चाहिए? 101% आने चाहिए, और खास तौर पे रेगुलेशन आने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो बोल रहा है वो कितना ऑथेंटिक है, और वो उसका चैनल जितना बड़ा है क्या वो उतना ऑथेंटिक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। क्योंकि लोग आपको रिलेट करते हैं, आप रोल मॉडल हैं। बहुत सारे लोगों ने इन्फ्लुएंसर की तस्वीरें शायद मंदिर में लगा रखी होंगी, तो उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। आप कुछ भी नहीं बोल सकते,
ठीक है ना। एक लेवल के बाद आप सिर्फ पैसा बनाने के लिए मैं जो कर रहा हूँ या जो मैं कर सकता हूँ, अगर मैं 2 चीज़ें और कर लेता तो हो सकता है मैं 200-300 करोड़ रुपए और कमा लेता। लेकिन मुझे पता है कि मुझे कुछ चीज़ें नहीं करनी। मैं कुछ पैसा कम कमा के चलेगा मुझे, लेकिन मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा अपनी लाइफ के अंदर जो मुझे मेरे सोल को कह रहा हो कि यार एट द एंड ऑफ द टाइम तूने गलत किया यार। वो कहानी बिल्कुल ऐसी है कि आप 1000 करोड़ रुपए कमा गए, 2000 करोड़ कमा गए या 10,000 करोड़ कमा गए, क्या बेच के? गुटखा बेच के, तंबाकू बेच के, जिससे हजारों लाखों लोग मारे गए। तो ऐसा पैसा नहीं कमाना। हम कम कमाएं ज्यादा अच्छा है, लेकिन किसी की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सके, किसी को कुछ ऐसा ना बता दें कि हमारी वजह से उसका माइंडसेट उस रास्ते पे चला जाए जहां उसको नहीं जाना चाहिए था। आई थिंक ये किसी भी नए इन्फ्लुएंसर्स के लिए और जरूरी है कि ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है अपने लिए, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन आप ले भी लोगे, अल्टीमेटली रिग्रेट ही होगा, अंदर अफसोस ही होगा। और शुरू करने का एक कारण है, इंस्पायर करने का। वो डे 1 जो आपने कहा था, अपना वाई याद रखो। वो वाई कभी ये नहीं था कि लोगों का नुकसान करना है या अपने फायदे के लिए चलना है। वाई तो यही था कि लोगों के साथ जुड़ना है, लोगों का फायदा करना है। तो वो वाई को याद रखना जरूरी है, पॉजिटिव वे में याद रखना जरूरी है। और सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक हिंदुस्तान में आज 140-150 करोड़ का पॉपुलेशन है। इसके अलावा और रास्ता भी कोई नहीं है कि जहां पर आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर सब लोग थोड़ा सा और बेटर कर सकें, कर तो रहे हैं ऑलरेडी बहुत अच्छा, लेकिन अच्छी चीजें करें, अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, तो खेल बहुत अच्छा हो जाएगा अगले 5-10 साल के अंदर। आपको कितना टाइम हो गया मैं तो 16-17 में आया, आई थिंक 15 या 16 में शायद। ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स 6-7 ईयर्स हो गए। तो कैसे ये मल्टी लेवल के बाद कंटेंट क्रिएशन कैसे स्टार्ट हुआ? मेरा एक्चुअली एक फ्रेंड कह लो या मेरी टीम में कोई लड़का कह लो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि चैनल तो मैंने बनाया ही नहीं था खुद, वो चैनल भी किसी और ने बना दिया था। अच्छा। मेरे को तो पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया कौन सी बला होती है। तो उसने चैनल बनाया हमारे नाम से और हमारे नाम से एक वीडियो अपलोड कर दिया। उसके पास मेरा हार्ड डिस्क में रहता था डेटा, टीम थी तो हम दे देते कि चलो अपनी टीम में कहीं यूज़ कर लिया आप कंटेंट। उसने वो अपलोड कर दिया और अपलोड में उसको व्यूअरशिप आया होगा, कोई 7-8 लाख लोगों ने उसको देख लिया, कुछ पैसे पूसे भी उसको आ गए, मोनेटाइज कर लिया होगा उसने। तब तो मुझे मोनेटाइज क्या होता है ये भी नहीं पता था। तो वो मेरे पास आया एक दिन कि सर एक बात आपसे करनी है। अच्छा, वो मेरे पास नहीं आया, वो वीडियो मेरे पास आया कहीं से घूम के। तो मैंने सोचा यार ये वीडियो मेरा ये YouTube पे कहाँ से आ गया, क्योंकि मैंने तो ना बनाया ना डाला। तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे मालूम चला कि उस व्यक्ति ने डाल दिया। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या कैलकुलेशन है? तो उसने मुझे बताया कि भैया मुझे कोई 50,000 रुपये आ गया, इससे तो मैंने एक मोबाइल फ़ोन खरीद लिया है। तो आप बोलेंगे तो मैं लौटा दूंगा। तो मैंने बोला नहीं, अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बताओ ये क्या मैथमेटिक्स है। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हो सकता है। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो देन तो हम कुछ अलग से कंटेंट बनाते नहीं थे, जो ट्रेनिंग ऑलरेडी हम डिलीवर करते थे वो हमारे पास डेटा तो था ही था। हमने कुछ अलग से मेहनत नहीं किया, वो डेटा हमने उठा के उसको अपलोड करना शुरू कर दिया। पहले 5 साल तो हमने यही किया। हमारा आप देखेंगे अगर चैनल पे ना तो कोई स्टूडियो शूट ही नहीं मिलेगा। स्टूडियो शूट तो ये 1.5 साल पहले स्टार्ट किया। तो 5 साल आपने अपने सेशंस के ही वो डाला? हाँ, सिर्फ वही करते रहे। और ये पहले 5 साल में कितने आपके हो गए थे सब्सक्राइबर्स? मुझे तो याद भी नहीं है, होंगे पता नहीं, कोई 3-4 मिलियन 5 मिलियन पता नहीं। 3-4 मिलियन आपके वही सेमिनार्स की क्लिप्स और वो सब? वो हमने कुछ अलग से एफर्ट नहीं किया उसके लिए। जब हम प्रोग्राम करते थे 2 घंटा 3 घंटा वो डेटा रहता ही था, तो उसमें से 12-12 मिनट 15-15 मिनट के क्लिप हटा के, तो कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, जैसा आया रॉ उठाया, काटा, डाल दिया। तो वहाँ से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलने लगा। तो फिर पिछले 1.5-2 साल में स्टूडियो शूट्स, क्योंकि अब वो सेमिनार हम लोग कम करने लग गए, क्योंकि वो बाकी चीजें इतनी सारी ऐड ऑन हो गई। तो सेमिनार रहते थे तो वहाँ कंटेंट था, लेकिन अब वो कम हो गया, तो फिर हम लोगों ने स्टूडियो पे चले गए। 0 से 10 मिलियन प्लस का आप जर्नी कर चुके हो विद इन 6-7 ईयर्स। इस टाइम क्या कंट्रीब्यूशन या रोल है आपकी लाइफ में सोशल मीडिया की? बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया नहीं होता अगर तो मौका ही नहीं मिलता खुद इतना पढ़ने का। पहले तो मैं पर्सनल स्वार्थी आदमी हूँ, मैं इतना पढ़ता ही नहीं ना। अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं होता या यूट्यूब पे नहीं होता तो मैं काहे को इतना पढ़ता तो मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है, वो मेरा फूड है। अगर मैं खाऊंगा ही नहीं तो मैं डिलीवर क्या करूँगा? तो पहला रोल तो मेरे लिए है कि मेरे को उसने बेटर इंसान बनाया है। मुझे बहुत कुछ पढ़ने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। दूसरा, अपनी विजडम से बहुत लोगों को इंस्पायर कर पा रहा हूँ। अच्छा लगता है कि जब कोई आपसे कहता है कि सर ऐसा हो गया। मतलब बहुत सारी स्टोरीज हैं, अनगिनत स्टोरीज हैं जो हर रोज आती हैं, हर तीसरे दिन आती हैं।
और जब वो सुनता हूँ, उनके टेस्टिमोनियल सुनता हूँ, लाइव टेस्टिमोनियल्स होते हैं, कोई एयरपोर्ट पे मिल जाता है अपनी कहानी सुना देता है, कोई कहीं मिल के अपनी कहानी सुना देता है। एक व्यक्ति मुझे मिला तो अलग अलग लोगों ने बड़ा प्रेज किया मुझे, हिमेश, लेकिन एक व्यक्ति मुझे मिला, उसकी बात मुझे याद रहेगी, कोई 3-4 साल पहले उसको डायलिसिस होता था, उसका दोनों किडनी खराब था। तो मैं वैसे उससे बात कर रहा था कि कैसा रहता है, मुझे पता नहीं था इतना मेडिकल टर्म में। तो उसने बोला बहुत पेनफुल प्रोसेस है सर, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, सिरिंज हाथ में ऐसा घुसाते हैं, तो बहुत दर्द होता होगा। मैंने उससे पूछा, बोला शुरू शुरू में होता था। मैंने बोला, कह रहा मैं डायलिसिस के लिए जाता हूँ, आपका वीडियो लगा लेता हूँ, 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। क्या बात है। तो वो जब मैंने सुना ना, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये पैसे से बड़ी चीज है यार, इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन है, ये बहुत बड़ी चीज है पैसे से, कि ये ठीक है यार, ये मतलब ये अच्छा लगता है ये सुनकर। हमें भी जब कोई मिलता है एयरपोर्ट पे या कहीं भी, तो लोग आके अक्सर कहते हैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। हम कहते हैं यही तो हमारी इंस्पिरेशन है, यही वर्ड्स आपके तो हमें हिम्मत देते हैं कि कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। सो आई कैन रिलेट, बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है ये। नाइस। अभी सोशल मीडिया पे एक कल्चर चल रहा है, रोस्टिंग का कल्चर। हाँ। इसके बारे में नहीं क्या अच्छा थॉट्स है, मतलब मैं तो बहुत पसंद करता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। मतलब मुझे 1% भी उससे एतराज नहीं है, वो होना चाहिए। मजा कैसे आएगा आपकी लाइफ में, स्पाइस कैसे होगी। बट इसका एक ये भी तो थॉट है कि आप एक मैच्योर थॉट प्रोसेस के हो, आप इन चीजों में रहते हो जिसमें माइंडसेट को कोई आपके हार्म नहीं कर सकता। लेकिन किसी ने नया शुरू किया, किसी लड़के ने नया स्टार्ट किया और अगले दिन उनको रोस्टिंग हो गई, वो तो इस लेवल का थॉट नहीं। रैगिंग है ना एक तरीके से, कॉलेज में रैगिंग होती थी ना। तो मुझे पर्सनली तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब अगर मुझे आप पर्सनली मुझसे पूछें तो मुझे तो हैरानी तब होगी जब आप मुझे हर महीने रोस्ट नहीं करेंगे। मैं तो बोलूंगा लोगों को यार कि भाई कहाँ हो। ठीक है, वो मुझे अच्छा भी लगता है, वो इतने क्रिएटिव तरीके से करते हैं कि बड़ा मजा आता है देख करके। नहीं यार, मजा आ रहा है, लेकिन एक मर्यादा में होना चाहिए, जो भी हो ना, एक मर्यादा हो, क्योंकि सामने वाले के भी सेंटिमेंट्स होते ही हैं, है ना। वो मतलब आप किसी को हर्ट करके 2 रुपया कमाना चाहते हैं, वो गलत है। क्रिएटिविटी के बहुत तरीके होते हैं, पैसा बनाने के बहुत तरीके हैं। मैंने आज तक पिछले 8 साल में इंटेंशनली अनइंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं किया होगा, फिर भी हमने ग्रो किया। ऐसा नहीं कि ग्रो नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान में ट्रेवल कर रहे हैं, 200 से ज्यादा कंपनीज के साथ मैं काम करता हूँ आज के डेट में, और ईमानदारी के साथ किया, और लोगों को एक अच्छा विजडम, एक अच्छा कंटेंट दिया, बिना किसी को टच किए, बिना किसी को फिंगर भी लगाए कि क्योंकि वो तो आसान तरीका है। मतलब आपको नीचे गिरा के ऊपर उठना तो बहुत आसान है, उसमें कौन सी मेहनत करनी है आपको। लेकिन आप किसी को कुछ बोलकर, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करके अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, वो दूसरी तरफ से ठीक भी नहीं है। मतलब पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि एक मर्यादा के अंदर सब चीजें रहें तो ठीक रहती है। क्योंकि रिसेंटली कुछ डोंट हिट बिलो द बेल्ट वाली कहानी है। राइट। कुछ सुसाइड्स भी रिसेंटली हुई हैं जो इन्फ्लुएंसर्स ने करी है बिकॉज उनको रोस्ट किया गया। मुझे नहीं पता इन्फ्लुएंसर्स की सुसाइड की न्यूज आई है अभी रिसेंटली 2-4। तो मतलब उन न्यूज़ को पढ़ के मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी कि लोग इतना उसको दिल पे लगा लेते हैं कि दे जस्ट स्टार्ट देयर क्रिएशन जर्नी, और किसी ने कुछ उनके ऐसे वीडियो बना दी, मीम बना दिया, तो वो क्योंकि बच्चे हैं अभी तो बहुत नेसेंट एज है। हमारे तो बहुत सारे लोग मीम बनाते हैं, आंखें लाल कर देते हैं, पता नहीं क्या पर वही ना, आपका हमारा मैच्योरिटी लेवल अलग है, पर ये जो नए बच्चे आ रहे हैं बहुत यंग एज में, वो बनाना शुरू कर रहे हैं, उनको वो अटेंशन मिलनी शुरू होती है तो वो खुश हो जाते हैं, बट उतने ही डेलिकेट है उनकी जो मैच्योरिटी है। तो किसी ने कुछ उल्टा सीधा उनका बना दिया, और अभी तो AI से ये सब चीज़ें और ज़्यादा ईजी हो गई हैं करनी, तो फिर वो बहुत सीरियस हो जाते हैं और वो इसको टॉलरेट नहीं कर पाते। नहीं, मैं आपके चैनल से सबको बता देता हूँ जो बच्चे कंटेंट बना रहे हैं कि कोई भी लड़का जो कंटेंट बनाता है, पहली बात तो इन बातों को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया में जब आप हैं तो आपको हर चीज़ झेलने की एक आदत भी डालनी होगी। आप पब्लिसिटी चाहते हैं कि मैं लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, मेरा नाम हो, मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे कोई कहे अरे यार ये तो वो वाला व्यक्ति है जिसके हमने चैनल देखे थे। तो आपको उसका एक छोटा सा साइड इफेक्ट झेलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इधर लीव द सोशल मीडिया, वो रहेगा ना। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मुझे देखो दिक्कत क्या है ना कि 2 बाल सफेद होने से आप टकला नहीं हो जाते। कि आपके 2 बाल सफेद हो गए आप टकला हो गए, 2 लोग तो बोलेंगे ना 100 में से, तो उसमें टकला होने की जरूरत नहीं है। वो रहेंगे, वो आपका सर का ताज ही एक तरीके से, तो परेशान होने का जरूरत नहीं है। अगर 2-4-10 लोग आपके लिए अच्छा नहीं बोलते तो उसको आप अच्छे फोरम में ही लो कि आप जो चाह रहे हो ना उसके लिए कीमत बहुत छोटी है। कल को आप बड़े कंटेंट क्रिएटर बनोगे, कल को आपको लोग सुनेंगे, हो सकता है जो लोग रोज कर रहे हो कल वही आपकी तारीफ कर रहे हो।
एक्चुअली तो रोस्टिंग मतलब जो डर्टी अगली रोस्टिंग है, वो पॉजिटिव रोस्टिंग की बात नहीं करी मैं, जो अगली रोस्टिंग है वो तो इट्स अ फॉर्म ऑफ जेलसी, कि तुम किसी की सक्सेस को देखकर तुम्हें जेलसी हो रही है और तुम इस तरह से बना रहे हो जिनकी इंटेंशन सही नहीं है। देखो मैं एक बात जानता हूँ हिमेश की, जो आदमी आपसे ज्यादा सफल होगा ना वो आपकी बुराई कभी कर ही नहीं सकता। एक बात तो बड़ा क्लियर है, वेरी नाइस। आपकी चड्डी में बम वही लगाएगा जो आपसे सफल कम है। आप देख लो, आप इतिहास उठा के देख लो, आप सोशल मीडिया देख लो, जो व्यक्ति आपसे ज्यादा सफल होगा उसका आपसे लेना देना ही नहीं है, उसके पास टाइम नहीं होगा, उसको आपसे लेना देना नहीं है। हो सकता है वो किसी और को एनवी कर रहा हो, बैक ऑफ द माइंड हो सकता है, लेकिन वो अपने से नीचे वालों के लिए कभी कुछ नहीं बोल रहा है। आपको वही आदमी तंग करेगा जो आपसे कम सफल रहेगा। आपसे ज्यादा सफल आदमी आपको कभी तंग नहीं करेगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो आदमी आपके लिए ऐसा कर रहा है तो ये क्लियर है, हेंस प्रूव्ड है कि वो आपसे कम सफल है, आपसे कम सक्सेसफुल है, उसका फॉलोअरशिप आपसे बहुत कम है, वो सिर्फ आपको आपके नाम यूज करके कुछ सब्सक्राइबर बढ़ाना चाह रहा है। वो उसको सिंपल तरीका है ना, जब आप मोदी जी को गाली दोगे तभी तो लोग आपको सुनेंगे, अगर किसी ABCD को गाली दोगे तो आपको कौन सुनेगा, टाइप्स वही कहानी है। तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग रोस्ट कर रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ यार, बिलो द बेल्ट मत हिट करो, अब अबाव द बेल्ट हिट करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए। आपका क्या रहता है प्रोसेस? सो कंटेंट क्रिएशन का रीडिंग आप करते हो, उसमें से ही थॉट्स निकलते हैं? मैं तो सच बताऊं ऑनेस्टली, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए ट्रेनिंग डिजाइन करता था पहले, अब तो टाइम नहीं रहता इतना, तो मुझे एक ट्रेनिंग जो 3 से 4 घंटे का डिलीवर होता है उसको करने में 3 से 4 महीने लग जाते थे। मैं तो बड़ा ईमानदारी से आपको कन्फेस कर रहा हूँ कि मैं ढीला हूँ, ऐसा समझ सकते हो आप, कि मेरे को आता कम है ऐसा भी समझ सकते हो, लेकिन परफेक्शनिस्ट हो ये भी कैसे? नहीं, मैं तो नहीं कहता, लेकिन मुझे 3 से 4 महीने लगते हैं एक अच्छा 4 घंटे का ट्रेनिंग डिजाइन करने में और डिलीवर करने में। कोई मुझे बोले कि 2 दिन के बाद आपको ट्रेनिंग है और आपको नया कंटेंट बनाना है, तो मैं बोलूंगा भैया मैं नहीं कर सकता, मेरे में इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, मुझे लगता है टाइम। लेकिन फिर मैं जो डिलीवर करूंगा वो कोई नहीं करेगा, ये भी मुझे पता है। कि मैं अभी हमारे चैनल पे हमने 300-350 वीडियो अपलोड किए मात्र, और 350 वीडियो तो कुछ भी नहीं होते 7-8 साल के अंदर 350-355 के आसपास हमारा टोटल डेटा है। कोई महीने में 1-2 वीडियो हम लोग डालते हैं, लेकिन जब डालते हैं तो अपनी ईमानदारी, मेहनत, शिद्दत से रिसर्च करके कंटेंट अच्छा सा बना के अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं। चले ना चले वो सेकेंडरी इशू है। तो मेरे को बहुत टाइम लगता है कंटेंट बनाने में, मुझे मेहनत भी बहुत लगती है, मैं रिसर्च भी बहुत करता हूँ, और अपने पास ऐसा कोई कंटेंट क्रिएटर का टीम नहीं है। मैंने कोशिश तो किया है 1-2 बार कि भाई कोई और क्रिएट कर दे, लिखवाया भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। मुझे लगा कि नहीं यार, उसको 10 बार बताने से बढ़िया तो मैं खुद ही लिख लूंगा। तो आप खुद लिखते हो अपना सारा कंटेंट स्क्रैच से? खुद ही लिखता सब कुछ। और उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, मतलब आपने लिखा, कितना टाइम लगता है आपको एक कंटेंट लिखने में? डिपेंड करता है। देखो कभी कभी क्या होता है, कोई थॉट्स ऐसे आपके माइंड में आ रहे हैं तो एक कंटेंट आप 2 दिन में भी लिख सकते हैं। कभी कभी आपके दिमाग वो ऐसा ट्यूनिंग ही वैसी सेट नहीं हो रही, आप लगे रहो लैपटॉप पे, आप निकलेगा ही कुछ नहीं आपसे। आप 20 दिन लगे रहोगे तो आपको कुछ नहीं निकलेगा। और कभी कभी क्या है, रात को 9 बजे 10 बजे थॉट आया, आपने लैपटॉप खोला, वर्ड खोला, खट टाइप किया, 2 घंटे में आपके लिए सब कुछ तैयार है। वो डिपेंड करता है आपका मूड, फीलिंग। ये तो हर कंटेंट क्रिएटर रिलेट कर सकता है। हम खुद, मैं हफ्ता हो जाएगा लैपटॉप लेके इधर से उधर घूमूंगी, कभी किसी कैफे में जाके बैठूंगी, कभी कहीं बैठूंगी, हो नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा। और कभी अचानक से रात को 10-11 बजे स्विच ऑन होगा और वो 2 घंटे में पूरे हफ्ते की मेहनत। एक और बात भी होती है, कंटेंट लिखा, शूट कर लिया, शूट करने के बाद देखा, लगा तो बहुत बेकार है, इसको मत डालो। मतलब जब लिखा था तो लग रहा था क्या लिख दिया हमने, मुगले आजम बनाएंगे हम। लेकिन जब शूट हो गया और वो देखा, हमने कहा तो बहुत बकवास, ये एक्साइटमेंट थी, ये तो यार बहुत बेकार है, हटा दो इसको यार। ऐसा भी हुआ है हमारे साथ। मैंने अपनी कई स्क्रिप्ट्स ऐसे डिस्कार्ड करी हैं, शूट करने से पहले पढ़ रही हूँ ये मैंने लिखा है क्या ये। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप जब शूट करते हो तो कैसे होता है, मतलब एक बार में एक ही वीडियो पे फोकस होता है, या फिर मैंने कुछ रिनाउंड क्रिएटर्स का भी सुना है कि वो एक ही दिन हफ्ते में निकालते हैं और 4-5 यूट्यूब वीडियोस शूट कर डालते हैं? नहीं, ये कोई जबरदस्ती वाला काम थोड़ी है, तो मूड का काम है कि आज हमारा एक कंटेंट रेडी है, अब हमको शूट करना है। तो एक दिन में नॉर्मली हम लोग तो करते भी 10 दिन में एक ही दिन शूट है हमारे पास। तो इतना कोई कंटेंट वाला हम लोग बेसिकली यूट्यूब 100% हमारा फोटे नहीं है। मतलब हमको 100% वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब ओनली। हमारा और भी बहुत सारा काम है, तो वो डिपेंड करता है कि हमारे को क्यों करना है और वो कंटिन्यूटी बनानी है, उस हिसाब से शूट कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि
वो बना दिया 10, अब वो 10 हफ्ते का काम हो गया, अब आराम से सो जाओ, फिर जब टाइम आएगा फिर 10 बना देंगे। ये वो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं कर सकता, होता ही नहीं है मेरे से। अच्छा, जैसे आपके सेशंस भी मोटिवेशन आपका एक मेन कोर एरिया है, मोटिवेशनल सेमिनार्स होते हैं, यूट्यूब पे भी आपकी सिमिलर इन्हीं टॉपिक्स पे, मोटिवेशनल टॉपिक्स पे वीडियोस होती हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द फ्यूचर ऑफ मोटिवेशन? क्योंकि अब जैसे लोग धीरे धीरे थोड़ा सा, कई बार मैंने सुना है मोटिवेशन का, बिकॉज हिमीश का भी मोटिवेशन पे ही होता है, लाइफ स्किल्स पे होता है। 1-2 बार मैंने ऐसे कहीं सुना है कुछ न्यू एज क्रिएटर्स को इस तरह से बोलते हुए कि मोटिवेशन का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाते हुए सुना है। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली फॉर बोथ ऑफ यू, आप लोगों को क्या लगता है, क्या फ्यूचर है? पहले हिमेश आंसर देगा। मुझे लगता है मोटिवेशन, इतना मैं सोच लूंगा ना कि मुझे क्या जवाब देना है। वो तो मैं समझ गई हूँ। मतलब मोटिवेशन को परसीव गलत किया जा सकता है। मोटिवेशन सब्जेक्ट नहीं है, मोटिवेशन तो एक इमोशन है जो ट्रेनिंग के साथ यूज होती है। Right. तो वो सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, यही नहीं है कि बस तुम कर लोगे, वो ट्रेन करते हैं, हम ट्रेन करते हैं। बट ये टैग लगा हुआ है ना, जो मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। मैं ये मेरा कोई बिलीफ नहीं है, मैं ये बता रही हूँ जो मैंने अभी आजकल 1-2 जगह ऐसा सुना है। तो आपका इस पे क्या थॉट है? क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने इतने एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं जहाँ पे मोटिवेशन की वजह से लोगों की लाइफ बदली है, तो मैं उस पे 1000% कन्विंस्ड हूँ कि कितना बड़ा रोल है। हम रोज अपने आप को थोड़ा थोड़ा फीड जब देते रहते हैं, कुछ कोई बुक पढ़ ली, किसी की स्टोरी सुन ली, किसी की केस स्टडी सुन ली, अपने आप को हम क्या कर रहे हैं, मोटिवेट ही तो कर रहे हैं, राइट? बट साथ में ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। सिर्फ मैं उठा मैं कर लूंगा, पूंछ पे आग लगा दी, तो वो फायदा नहीं होगा। बट अगर हम साथ में कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बिलीफ समझ रहे हैं, इमोशन समझ रहे हैं, कैसे करना एक्शन को समझ रहे हैं, वो एक कॉम्बिनेशन है। मोटिवेशन इज इंजेक्शन, बट यू नीड टू हैव इंजेक्शन, और मेडिसिन तो चाहिए ना साथ में। इट्स लाइक अ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मोटिवेट्स यू, सो इट वही कह रहा हूं, इट्स अ कॉम्बिनेशन। योर थॉट्स? देखो क्या है गुंजन, कि मेरा सेशन कभी कभी रहता है 8 घंटे का, ठीक? तो आप 8 घंटे तो मोटिवेट कर ही नहीं सकते किसी को, ठीक है? तो मैं उसको मोटिवेशन का नाम ना देकर एजुकेशन का नाम ज्यादा देना पसंद करूंगा। मतलब कोई मुझे बोले आप मोटिवेटर है तो मुझे पसंद नहीं है, ये टैग लेना ही पसंद नहीं है, क्योंकि हम कोई आग लगा देंगे टाइप ऐसे छाती ठोकने वाला कोई बात नहीं कर रहे। तो वहाँ प्योर एजुकेशन होता है। 5 घंटा 6 घंटा आदमी बैठता है, नोट्स बनाता है। अब 5 घंटे कोई मोटिवेशन के नोट्स नहीं बना सकता। 5 घंटे जब वो नोट्स बना रहा है लगातार ना, तो वो इसको प्रॉपरली एक एजुकेशन करिकुलम डिलीवर किया जा रहा है ना, कि तेरी ये सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, इसका ये सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं, ये प्रोसेसेस हैं जिसको तुझे फॉलो करना है। इस प्रॉब्लम में ये प्रोसेस काम आएंगे, इस चैलेंज में ये प्रोसेस काम आएंगे, इस चैलेंज में ये प्रोसेस काम आएंगे। वो बकायदा बैठ के पेन लेता है, डायरी लेता है, नोट्स बनाता है। 5 घंटा कोई नोट्स बना रहा है, आप इसको मोटिवेशन कह रहे हैं, तो आपको कुछ सीखने की जरूरत है। आपको ये समझ ही नहीं आ रहा अभी तक कि हम क्या कर रहे हैं और आप इसको समझ क्या रहे हैं। ये आपकी समझ का प्रॉब्लम है, हमारा एक काम करने का प्रॉब्लम नहीं है। मोटिवेट आप कोई, हम ऐसा किसी को कोई आग लेके थोड़ी ना बोल रहे हैं कि तू आग लगा दे दुनिया में। नहीं। हम लोग जब बुक्स पढ़ के या कंटेंट बना के किसी को कुछ डिलीवर कर रहे हैं, जो हमारे 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो जब हम डिलीवर, मैंने अपना करियर आज तो शुरू किया नहीं ना कि मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा। मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो 20 साल में मार्केट में क्या चैलेंज है, आप क्या चीज करना चाहिए, आपको क्या चीज नहीं करना चाहिए, दैट्स नॉट कॉल्ड मोटिवेशन, है ना। दैट्स कॉल्ड माय लाइफ जर्नी फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स, कि मैंने क्या सीखा है सड़क पे, वो मैं उसको बता रहा हूँ। वो नोट्स बना रहा है बकायदा बैठ के। 2-2 दिन 3-3 दिन का सेशन है। रेजिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं 3 दिन 4 दिन के। वो 4 दिन में 2 किताबें भर लेता है पूरी, और वो उस 2 किताबों में मेरी 20 साल की जर्नी को उठा के ले जाता है। नॉट कॉल्ड मोटिवेशन ना, तो वो एजुकेशन है, प्रोसेस ड्रिवन स्ट्रेटजीज एंड ये प्रोसेस है प्रॉपर, कि मैंने जो 100 बुक्स या 50 बुक्स पढ़ी हैं, 20 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको मर्ज किया है, और उस वक्त स्टेज पे क्या निकल रहा है, उस भाव के अंदर, उस फ्लो के अंदर, वो जो नोट्स हैं, वो नोट्स अपने आप में जो गजब चीज है ना। अब इम्प्लीमेंटेशन करना वो उसका आउटलुक है, वो करेगा नहीं करेगा वो उसका आउटलुक है। मेरा काम है उसको प्रॉपर एजुकेट कर देना, उसके चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसको सॉल्व करने की उसको रेसिपी दे देना। तो मैं नहीं समझता कि वो मोटिवेशन तो वो नहाने वाला है ना, कि आपको रोज चाहिए। एजुकेशन आपने प्रॉपर ले लिया एक बार, आपको पता है कि ये होगा तो मुझे ये करना है, दैट्स इट। राइट। सो फ्यूचर की बात करें तो एवरीबडी नीड्स इट, हर किसी को इसकी जरूरत है ही इन सब प्रोसेस की। और इनफैक्ट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब और भी ज्यादा जरूरत है, पहले से ज्यादा जरूरत है। अब जितना लोग ज्यादा एडवांस कम्युनिकेशन में जा रहे हैं, इंस्टेंट कम्युनिकेशन में जा रहे हैं, उतना लाइफ के अंदर ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है, उतना आपको डायरेक्शन ज्यादा चाहिए, उतना आपको ट्रेनिंग ज्यादा चाहिए।
कंटेंट कंज्यूम कम होता है, अपलोड ज्यादा हो रहा है। अपलोड ज्यादा हो रहा है, very true. और आपने तो मतलब 20 इयर्स में वो दौर देखा है ना, जैसे आप बोल रहे थे कि 3-4 महीने लगा के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रेडी करना। अब फिर वो दौर आया कि अब एक कंटेंट वीडियो का रेडी करना है 2 से 3 दिन से लगे। अब आ गया शॉर्ट्स का जमाना, रील्स का जमाना। यार मैं तो आज भी अगर हमारा वीडियो अगर आप देखेंगे तो 20-22 मिनट से नीचे वीडियो हमारा आज भी यूट्यूब पे नहीं जाता। मतलब वो ठीक है, वो रील, मैं वो रणवीर के शो में गया तो रणवीर ने मुझसे पूछा कि रील्स का ज़माना है सोनू जी, आप कैसे देखते हैं। वो मुंबई में हम गए, रणवीर अलाहाबादिया का पॉडकास्ट था, तो उसने मुझसे भी ये सवाल पूछा था कि वो रील के ज़माने में। मैंने कहा देखो, जो चीज़ जल्दी कंज्यूम होती है वो जल्दी डाइल्यूट भी होती है। 20 मिनट 25 मिनट अगर आप एक सब्जेक्ट पे टाइम लगाते हैं ना, वो लॉन्ग लास्ट रहता है आपकी मेमोरी के अंदर। वो रील में क्या है, अभी आपने देखी 5 मिनट के बाद आप दूसरी देख रहे हैं, 7 मिनट के बाद आप तीसरी देखे हैं, 1 महीने में आप 25 रील देख चुके हैं या 50 रील देख चुके हैं। मैं आपसे खुद ही पूछ लूं आपने 3 रील कौन सी देखी, तो आपको उसी दिन ही नहीं पता। लेकिन अगर आप एक कंटेंट 25 मिनट का देख रहे हैं ना, और आराम से इत्मीनान से फोकस होकर आपने देखा है, उस मेमोरी में आपकी रहेगा जिंदगी भर। क्योंकि उस 25 मिनट के कंटेंट में कोई स्टोरी ऐसी बता रहा होगा कोई स्पीकर, जो आपकी मेमोरी में हमेशा फेविकॉल की तरह चिपक जाएगी। ये चीज़ मैंने ऐसे भी ऑब्जर्व करी थी कि कई बार इंस्टा पे डीएम्स आते हैं कि आपकी इस वीडियो से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, कई बार लोग शेयर करते हैं, बट कभी आज तक कोई डीएम नहीं आया कि आपकी रील से मैंने नोट्स बनाए हैं। क्योंकि वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कुछ इतना हाई इम्पैक्ट सीख पाओ किसी। एक्चुअली क्या है ना, आजकल के जनरेशन को सब कुछ मैगी स्टाइल में चाहिए, तुरंत 2 मिनट में तैयार हो जाए, लेकिन होता नहीं है वो। मैं तो कल भी किसी को बता रहा था कि शॉर्टकट हमेशा रास्ता लंबा कर देते हैं। मतलब जिंदगी में कभी शॉर्टकट पे जाना ही नहीं चाहिए। जो 5 साल 10 साल का प्रोसेस है, यू मस्ट फॉलो द प्रोसेस। का मतलब डेडलाइन है कि मैं ये 5 साल 10 साल रगड़ूंगा। देखो, अगर पैसा जल्दी भी आ जाता है ना तो भी प्रॉब्लम है। ये भी एक समस्या है कि फिर आपको ईगो आने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ भी जाती हैं। ठहराव के साथ आए, लर्न करके आए, तो क्या है, नीचे भी चला जाएगा ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे में वो कैलिबर है कि मैं फिर से खड़ा कर लूंगा। जो भी अच्छा है वो समय लेगा। गुड थिंग्स विल टेक टाइम, ऑलवेज टेक टाइम। मुगल आजम को बनने में 15-16 साल लगते हैं तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन फिर वो ऐसी फिल्म बनती है ना कि 100 साल के बाद भी रिलीज होगी तो रिकॉर्ड तोड़ देगी। और आज भी एक एग्जाम्पल है वो अपने आप। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को आपकी बहुत सारी चीजें पसंद है, आपको अपनी कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद? मैं तो सोच रहा हूँ मुझे में है ऐसा क्या। आज तक मुझे मिला ही कुछ नहीं। नहीं, मुझे अपने में तो कुछ खास पसंद है ही नहीं यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई एक क्वालिटी, अगर आप से बच्चे या व्यूअर्स कोई भी आपकी कोई एक क्वालिटी को इम्बाइब करना चाहें कि दिस इज समथिंग। अपनी तारीफ होती नहीं मेरे से। नहीं, तारीफ नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। मेरे को कोई गलतफहमी नहीं है अपने बारे में। नाइस। आजकल के लोगों को, जब मैं रहता हूँ लोगों के साथ, तो लोगों को बहुत जल्दी गलतफहमी हो जाती है। मैंने जो कुछ भी किया है पिछले 10-12 सालों में, एंड आई हैव डन वेरी गुड वर्क। गुड वर्क का मतलब बहुत अच्छा काम मैंने किया है, और मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत मेरा स्केड्यूल टाइट है, दिन में 3-3 एयरपोर्ट भी मैं देख रहा हूँ, तो मैंने ठीक ठाक काम कर लिया है और अभी भी मेरे पास बहुत काम है करने को। लेकिन मुझे गलतफहमी कभी नहीं होती। मुझे हमेशा से ये लगता है कि मेरी औकात नहीं है ये किसी की ब्लेसिंग्स हैं। माँ बाप ने कोई अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे कि हमको काम मिल रहा है। किसी ने कभी हमारे लिए कोई अच्छा दुआ करी होगी, शायद इसलिए काम मिल रहा है। अगर आप मुझसे पूछे क्वालिटी क्या है, तो मैं बोलूँगा 0 क्वालिटी है। खुदा मेहरबान गधा पहलवान, ये मेरी फिलॉसफी है। मैं अगर आपके अंदर शीशे में खड़ा होकर देखता हूँ तो मैं कभी कभी सोचता भी हूँ खुद से कि यार तेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है यार कि तू इतना पैसा कैसे कमा सकता है, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है। तो मैं सोचता हूँ यार तेरे में तो कोई क्वालिटी नहीं है। तो मेरे में एक ही क्वालिटी है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं है अपने बारे में। मुझे पता है कि मैंने जो कुछ भी किया है उसमें मेरा रोल मुश्किल से 0.01% होगा। बाकी रोल होगा फादर मदर की ब्लेसिंग्स का, मेरी टीम का जो मेरे साथ काम करती है, और कोई अच्छे काम हमारे फादर मदर ने किए होंगे, उसका जो फल है, फसल उन्होंने बोई थी, काट मैं रहा हूँ। बस मेरे में इतनी क्वालिटी है और मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। जिन लोगों को ज़िंदगी में गलतफहमी हो जाती है वो ख़त्म हो जाते हैं कि ये काम मैं कर रहा हूँ, मेरे में ये क्वालिटी है, अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं कर सकेगा। ये गलतफहमी मुझे नहीं है और मैं चाहता हूँ ये गलतफहमी मेरे में कभी ना रहे। पर ये एक अपने आप को हम्बल रखने का तरीका हो सकता है। नहीं, हम्बल रखने का तरीका नहीं है, मैं जनरली ऐसा बिलीव करता हूँ। एक सिंपल सी बात है, हर कोई, दुनिया में बहुत कम इंसान है जो सुबह 5 बजे उठ के 9 बजे तक रीडिंग करेंगे, फिर वो बिना एक्सक्यूज के अपने जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचेंगे, ऑफिस जाएंगे, अगर 2 फ्लाइट है 3 फ्लाइट है लेंगे, जहाँ ट्रेनिंग देनी है, इतने सेशंस के बाद भी उतने ही प्रॉपर एनर्जी के साथ सेशन करना
बीइंग अ ट्रेनर एंड स्पीकर मैं समझता हूँ कि इसको सस्टेन करने के लिए बहुत एफर्ट्स चाहिए, बहुत मेहनत भी है, एफर्ट्स भी। 10 साल से अगर आपकी डिलीवरी ऊपर ही जाते जा रही है, उसमें कोई ये नहीं है कि आई एम डन विद दिस, सैचुरेट हो गया, अब बोलने के लिए बोल देता हूँ। इस सबके पीछे बहुत थॉट्स होते हैं, बहुत एनर्जी होती है, बहुत एफिशिएंसी है, हैबिट्स हैं, सिस्टम्स हैं। मैं तो सच बोलता हूँ, अगर मैं जेन्युइनली अगर मैं सोफा पे बैठा हूँ, अभी आपसे बैठ रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ, या कहीं बैठ कर बात कर रहा हूँ, तो मैं बात ही नहीं कर सकता। मुझे पता नहीं स्टेज पे जाने के बाद क्या हो जाता है। मतलब मुझे सच में अगर आप मुझसे पूछें कि अब क्या हम, तो मेरे पास तो बात ही नहीं है करने के लिए। मैं तो बस आप पूछ रहे हैं तो मैं तत्काल जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं आपको आंसर कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं स्टेज पे जाता हूँ ना, तो मैं ऑल टुगेदर एक अलग आदमी हूँ। मतलब मैं खुद को भी रिलेट नहीं कर पाता जब मैं कभी कभी खुद को सुनता हूँ कि यार मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं एक्चुअली। तो फिर मेरे को बैक ऑफ द माइंड आता है कि नहीं यार, कोई है जो करा जाता है आपसे। तो मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि मुझे एक ही क्वालिटी कि मेरे में कोई गलत फहमी नहीं है, करने वाला करवा लेता है तो मैं कर लेता हूँ। जिस दिन वो करवाना बंद कर देगा उस दिन ये टाइम बोल जाएगा आदमी, और सब अच्छा भी कर रहा होता है आदमी, नहीं होता फिर उससे। कुछ ब्लेसिंग्स हैं तो वो फुलफिल हो रही हैं, कोई अच्छे काम किए होंगे माँ बाप ने, वो हमने भी नहीं, वो पुराने लोगों ने किए होंगे, तो उनकी ब्लेसिंग की वजह से मौज हम ले रहे हैं। आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो भी, आपने बताया था, और आपकी वाइफ है, 2 डॉटर्स भी हैं, एंड अभी पिछली कुछ देर से आप बता रहे हो कितना बिजी स्केड्यूल, तो कैसे आप टाइम उनको दे पाते हो? मैं डर ही रहा था, मैंने कहा क्वेश्चन आने वाला था, आना ही था ये। नहीं, मैं सोच रहा हूँ ये वाला मेरा जो आंसर है मेरी बीवी ना सुने। अच्छा। इसको आगे इंट्रोडक्शन में लगा देना इस आंसर को। ऑनेस्ट आंसर ये है कि टाइम नहीं दे पाता। ये मेरी गलती भी है, मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ आपके सामने। मुझे देना चाहिए टाइम। मैं एक बहुत ही खराब पेरेंट हूँ, और मैं जो टाइम मुझे अभी देना चाहिए मैं नहीं दे पाता। मुझे इस पे काम करना है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ, मैं बहुत बार सोचता हूँ, लेकिन ये मेरे से नहीं हो पाता। मुझे जितना टाइम अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को घर में देना चाहिए, अपनी मदर को देना चाहिए, मैं उतना अभी नहीं दे पाता। सोशल ऑब्लिगेशंस भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, क्योंकि आई एम द ओनली पर्सन घर के अंदर, तो मुझे जिम्मेदारियां भी हैं सब। तो ये तो मेरा एक गलती भी है, और मुझसे हो भी रही है रेगुलर, और मैं जानता भी हूँ कि मेरे से हो रही है। मैं इसको काफ़ी हद तक ठीक भी किया है पिछले कुछ समय के अंदर, और नेक्स्ट 1 साल 2 साल में जब आप दोबारा मुझसे मिलेंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि नहीं, अब मैं इसको ठीक कर लिया पूरी तरह से। बट एक टाइम पे शायद सक्सेस की ये कॉस्ट थी जो आपने पे करी, अब आप उसको ठीक कर रहे हो, बट एक टाइम के लिए वो ज़रूरी भी था शायद, पूरा अपने आप को इमर्स करना काम में। होता ही है यार, देखो काम में डूबना पड़ता है, कुछ चीज़ें छूटती ही हैं आपसे। बिल्कुल, मतलब आप सारा दिन घर बैठ के, तो देखो मुझे एक बात तो पता थी कि किसी एक को तो जलना पड़ेगा, घर में रोशनी होनी है ना, तो एक को तो आहुति देनी पड़ेगी। तो और कौन देगा? तो मेरे घर में तो मेरे अलावा कोई था ही नहीं, तो आखिरी में तो मुझे ही देनी थी। When I did my graduation 98, तो मतलब मैं घर जब पहुंचा तो मेरे फादर को मैंने बोला कि फाइनली पास हो गए पापा, आप हमें कुछ गिफ्ट करिए। तो he went to the room, came back after 10 minutes 5 minutes, तो उनके हाथ में कुछ पेपर थे, तो मैंने बोला ये क्या है? तो वो बोले we have a loan of 3 लाख रुपीज and you have to pay। तो ये हमारी तरफ से उसको ग्रेजुएशन का तोहफा है, बैक इन 98, 25 साल पहले। तो 25 साल पहले आई स्टार्टेड माई करियर विद अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज। तो आप कैसे आराम से बैठ सकते थे ना? ये बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर हमारा मोर्गेज था, उसको छुड़ाना था, और 3 लाख रुपए वाज अ ह्यूज अमाउंट दैट टाइम, 25 साल पहले। आज भी छोटा अमाउंट नहीं है किसी पे कर्ज हो। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि किसी एक को तो जलना ही पड़ेगा, तो और तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो आखिरी में मुझे ही जलना है। तो फिर वो घर से निकल गए कैसे भी करके, लेकिन वो जो काम की ऐसी आदत लग गई ना, ऐसा वो, अब आप चाह कर भी अपने आप, जब एक आदमी एक बार वर्कहोलिक हो जाता है ना, वो बच्चन साहब को क्या जरूरत है 85 साल 82 साल की उम्र में, वो आदमी आज भी शायद मुझसे ज्यादा मेहनत करता होगा, नॉट फॉर द मनी। वो एक बार आदमी ना उस जोनर में चला जाता है ना, फिर वो घर नहीं बैठ सकता। वो घर भी बैठेगा तो कोई उसका दिमाग काम में ही चल रहा होगा। तो मेरे साथ वो सिचुएशन बनी पिछले कुछ सालों के अंदर, जिसमें फैमिली साइडलाइन हुई भी सही, लेकिन मैंने किया है काफी हद तक इस पे काम, और 1-2 साल में इसको और ठीक करूंगा। आपकी स्टेटमेंट में मैंने सुना कि मदर को टाइम देना है, बच्चों को देना है, वाइफ को देना है। मैंने थ्रू आउट कहीं दोस्त वर्ड नहीं सुना। यार ये तो बड़ा वो ना, वो दुखती हुई क्या बोलते हैं नस होती है ना, ये वो है। मतलब मेरा जेन्युइनली अगर आप पूछें तो मेरा ये दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में कोई दोस्त है भी नहीं। मतलब मेरा ऑफिस, मेरा घर, मेरा घर, मेरा ऑफिस, बस कुल मिला के मेरा छोटा सा, मैं बहुत बोरिंग आदमी हूँ। मेरी है नहीं कि थे नहीं? नहीं थे तो बहुत,
लेकिन सक्सेस की एक क्या बोलते हैं जो कीमत है ना, वो मुझे देनी पड़ रही है कि अब बहुत जगह थॉट प्रोसेस मैच नहीं करते, कुछ लोगों को टाइम भी नहीं रहता टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अब जो स्कूल कॉलेज, एक्चुअली कॉलेज दोस्ती जो होती है वो स्कूल और कॉलेज की होती है, बाद में तो सब बिजनेस रिलेशनशिप हो जाते हैं, ठीक। जब तक उनको आपसे स्वार्थ है तो आपके साथ रहते हैं, स्वार्थ खत्म हो जाता है तो रिलेशनशिप धीरे धीरे शने शने खत्म हो जाते हैं। कॉलेज की जो दोस्ती है वो व्हाट्सएप ग्रुप तक सीमित रह गई है, सब लोग बिजी हैं, कोई मुंबई है, कोई दुबई शिफ्ट हो गया, कोई वही दोस्ती है, बाकी तो बिजनेस रिलेशनशिप है खाली, है ना। अब इस उम्र में दोस्ती नहीं होती, दोस्ती तो वही थी, वो कभी साल में एक बार कोई शादी हो गई किसी की घर में, किसी की बेटा की बेटी की शादी होगी, वहां सब लोग इकट्ठा हो गए तो बैठ लिए, वो कहानी है। अब वो दोस्ती के लिए ना तो इतना कहाँ आपके पास टाइम है, टाइम ही नहीं है, किसी के पास भी टाइम नहीं है आज के डेट में। अगर आपके पास है भी सही तो लोग बोलेंगे हाँ तुम पे तो बहुत टाइम है, तुम पे तो पैसा है, हमको तो कर लेने दो काम, तो वैसे कोई नहीं आएगा आपसे मिलने के लिए। डू यू हैव एनी रिग्रेट्स कि काश ऐसे कर लिया होता, या काश? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई रिग्रेट नहीं है मुझे। मैंने जो कुछ भी किया, जिस टाइम पे जो डिसीजन लेने थे मैंने लिए अपने लाइफ के अंदर, कोई 1% भी रिग्रेट नहीं है। चाहे उन डिसीजन से मेरे को फायदा हुआ और नुकसान हुआ, कुछ भी हुआ, नो रिग्रेट्स। मतलब इफ यू कैन गो बैक इन टाइम यू वुड स्टिल डू द सेम थिंग्स। मैं 100% सेम करना चाहूंगा विद सम और प्यूरिफाई फॉर्म में। मतलब अभी तो नॉलेज हो गया ना, तो मैं अब वीडियोस पुराने देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार यहाँ तूने ना डिलीवर गलत किया है। वो तो हमेशा लगेगा। तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, इसको और प्यूरिफाई कर देता हूँ क्या। वो तो हमेशा लगता है अपनी पुरानी वीडियोस देख के। अरे बहुत गुस्सा आता है मुझे तो मेरी वीडियो देख के। मतलब मेरी सबसे ज्यादा जो वो है ना क्रिटिक्स जिसको आप बोलते हैं, वो मेरी बेटी है। अच्छा। हाँ, वो 3rd में पढ़ती है और जब उसको नींद नहीं आती तो उसकी माँ यानी मेरी वाइफ उसको मेरा वीडियो टीवी पे चला देती है, 2 मिनट के अंदर वो सो जाती है। चलो पापा लोरी सुनाएंगे। हाँ, तो जब उसको नींद नहीं आती तो मेरी वाइफ बोलती है अब पापा सुना दो, 1.5-2 मिनट के अंदर सो जाती है। चलो उसके काफी काम आ रही है आपकी वीडियोस। हाँ, बहुत बहुत जबरदस्त काम आ रही है। ये एडिट कर देना है, हटा देना है वाला। आपकी वीडियोस में कई बार, बहुत बार जिक्र होता है आपकी ट्रेनिंग्स में महाभारत का, रामायण का, भगवत गीता। कोई ऐसा कोई किरदार, कोई कैरेक्टर जिससे आप सबसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं? श्री हनुमान जी, कोई डाउट ही नहीं, कोई सेकंड थॉट। व्हाई? वो एक्चुअली रामायण के हीरो मेरी नजर में तो राम जी नहीं है, हनुमान जी ज्यादा है। और आप पूरा हिंदुस्तान उठा के देख लें, राम जी से ज्यादा मंदिर आपको हनुमान जी के मिलेंगे। वो एकमात्र ऐसे दास हैं जो देव बन गए। आपने कितने दास को सुना जो देवता बन गए? वो एकमात्र ऐसे हैं जो दास से देव बन गए। और पूरी रामायण में बहुत बड़े बड़े लोग किरदार हुए, भरत जैसे हुए, शत्रुघ्न हुए, दशरथ हुए, जनक हुई, सीता जी हुई, राम जी खुद हुए, लक्ष्मण जी हुए। लेकिन जितने मंदिर आपको हनुमान जी के मिलेंगे उतने मंदिर आपको किसी देवता के नहीं मिलेंगे। लक्ष्मण जी के भी इंडिविजुअल मंदिर आपको, मुझे नहीं पता, कोई एका दुका होगा तो मैं नहीं कह सकता, कमेंट कर सकता, लेकिन लक्ष्मण जी के मंदिर भी, लक्ष्मण जी वही है जहाँ राम जी और सीता जी और लक्ष्मण, मतलब वो जो राम दरबार है ना, वही लक्ष्मण जी हैं। अकेला लक्ष्मण जी का मंदिर या भरत जी का मंदिर या सीता जी का मंदिर आपको कोई इक्का दुक्का होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन हनुमान जी एकमात्र ऐसे हैं जिनके आपको इंडिपेंडेंट अकेले मंदिर मिलेंगे। और उनके मंदिर की सबसे खासियत भी है कि मूर्ति बन गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो पत्थर पे सिंदूर लगाया, बन गया हनुमान जी का मंदिर, सिंपल सरल। तो उनकी जो खासियत है ना, उनसे बहुत कुछ सीखने को है। बहुत कुछ का मतलब, मैं जब पढ़ता हूँ रामचरितमानस को, हमारे परिवार में हमारे फादर साहब पढ़ा करते थे तो उनसे आदत लग गई मेरे को, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वहां से बहुत कुछ हमको मिला। तो वो जब आप मानस पढ़ते हैं तो मानस में आपको वो कैरेक्टर जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें इतना डिटेल में आपको सीखने को मिलता है कि 1 रामचरितमानस इज इक्वल टू 1 लाख फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर तो 1 लाख होंगे तो घुस जाएंगे तुलसीदास में। तो वो अकेला ही किताब अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो हनुमान जी से बड़ा तो कोई है ही नहीं, इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं है मेरी नजर में। वो इलास्टिक व्यक्ति हैं। इलास्टिक का मतलब वो रिजिड नहीं है, मतलब उनमें सबसे अच्छी चीज सीखने, मतलब बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, उनमें सबसे अच्छी चीज सीखने को यह है कि वो किसी से डरते नहीं, मतलब उनके पास सारी शक्ति हैं, है ना? तो मतलब वो तो रूल कर सकते हैं ना, लेकिन वो ऐसा है ही नहीं। शक्तियां होने के बावजूद वो रिजिड नहीं है। वो बड़ा होना होता है तो बड़े हो जाते हैं, जहां छोटे होने की जरूरत होती है तो वहां पर वो ये नहीं सोचते कि मैं क्यों छोटा होऊंगा, वहां वो छोटा हो जाते हैं। वो अपना काम निकालना जानते हैं। क्या बड़े होके काम निकलता है, डरा के काम निकलेगा तो बड़े हो जाते हैं, कहीं छोटे होके काम निकलता है तो छोटे हो जाते हैं, फिर से बड़े हो जाते हैं। सिचुएशनल लीडर हैं एक तरीके से, है ना? सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को वो चेंज कर लेते हैं। वो रिजिड नहीं है कि नहीं मैं क्यों चेंज करूं अपने आप को, मेरे को तो सब आता है या मेरे को तो सब पता है
ताकत भी मेरे में सबसे ज्यादा है, तो आप चेंज करो अपने आप को। वो ऐसा नहीं है। तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को है उनसे, इलास्टिसिटी है। दूसरा उनमें क्या सीखने को है कि वो हमेशा प्रसन्न मिलेंगे आपको, आरंभ से अंत तक। रामायण में हर पात्र आपको रोता मिलेगा। राम जी रोते हैं, उनकी बीवी का हरण हो गया। भरत रो रहे हैं कि भाई भगवान चले गए मेरे हाथ से, मेरी वजह से। और सीता जी रो रही हैं, रावण उठा के ले गया, हरण करके ले गया। माएँ रो रही हैं तीनों की दशरथ जी चले गए। सीता जी के पिता रो रहे हैं कि मेरी बेटी को वनवास हो गया, राजा जनक। हर व्यक्ति रो रहा है आरंभ से अंत तक। आप देख रहे हो सारे पात्र कहीं ना कहीं आपको रोते मिलेंगे। लेकिन हनुमान जी आप देखिए कि आरंभ से अंत तक वो आपको कहीं उदास, हैरान और किसी भी तरीके से उनके चेहरे पे कोई शिकन आपको नहीं। वो शुरू से अंत तक प्रसन्न मिलेंगे, है ना। मैं बार बार बोलता हूँ अपने प्रोग्राम में कि हनुमान जी की मूर्तियां भले ही लाफिंग बुद्धा जैसी हंसती हुई ना हो, लेकिन उनके मन में प्रसन्नता हमेशा रहती है। और वही शायद उनके जीवन का सार है जो हमको उनसे सीखना चाहिए कि व्यक्ति को कामयाब होने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो ये है, खुश रहे वो। अगर वो खुश रह सकता है अपने जिंदगी के अंदर तो 90-95% लड़ाइयाँ वैसे ही जीत जाता है। और उनके जो उनका व्यक्तित्व है, जो कहानी है, आरंभ से अंत तक वो प्रसन्न है। पूरी रामायण में आप उठा के देख लीजिए, उनको कभी टेंशन नहीं होता, वो घबराते नहीं, टेंशन नहीं होता। और वो क्या कहते हैं, फ्रंट फुट पे खेलने वाले देव हैं कि यार मैं करता हूँ। मतलब आप कुछ भी बोलेंगे ना तो वो हाथ उठा देंगे कि मैं करूंगा। वो दाएं बाएं देखते हुए नहीं कोई कर रहा है कि नहीं, मैं कर, वो कूद जाते हैं। उनका तो नाइकी वाला फार्मूला है, जस्ट डू इट। ये सोचो ही मत होगा कि नहीं होगा, जस्ट डू इट। बड़ा अच्छा एक परसेप्टिव था। नहीं, हनुमान जी से बढ़िया तो कोई इस पूरी दुनिया में एग्जाम्पल आपको मिलेगा ही नहीं। आप जितना पढ़ेंगे मानस को, आपको नई नई चीजें सीखने को और समझने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है उनका ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स भगवान राम। क्रेडिट ना लेने का उनका जो तरीका है कि वो कभी क्रेडिट नहीं लेते, उनको भी कोई गलतफहमी नहीं है। जबकि हीरो वही है पूरी रामायण के, मतलब पूरी रामायण उनके बिना पॉसिबल ही नहीं है। जहां जहां भगवान फंसे तो निकाले हनुमान जी, लेकिन वो कभी भी क्रेडिट नहीं लेते। वो हमेशा बोल देते हैं कि आप थे तो मैं कर पाया, आप नहीं होते तो मैं नहीं कर पाता। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कोई बोलता है? आज के टाइम में तो आदमी को 10,000, 20,000, 50,000 पे आ जाए, थोड़े से लाख, 2 लाख, 5 लाख फॉलोवर बन जाए, सब्सक्राइबर हो जाए, उसको लगता है कि दुनिया तो मैं ही चला रहा हूँ। ये तो बाकी तो सब यूट्यूबर है, सब पागल हैं, इनको कुछ नहीं आता है। लेकिन आप उनसे सीख सकते हैं, हम्बल, ग्रेटिट्यूड देने वाले, ग्रेटफुल, खुश रहना। उनकी डिक्शनरी में कोई अहंकार जैसा शब्द ही दूर दूर तक नहीं है। आपने जैसे आपने बताया सुबह उठ के पूजा भी करते हो, तो हनुमान जी को वर्शिप करते हो? हमारे इष्ट देव हैं। अच्छा, उनकी पूजा आराधना करते हैं। अब कितनी जैसे उल्टी सीधी आती है वैसे कर लेते हैं। नहीं, अगर आपको उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इतने टिप्स पे याद हैं तो हनुमान चालीसा तो आपको याद ही होगी। नहीं, मुझे हनुमान चालीसा भी याद है, मुझे सुंदरकांड का पाठ याद है, मुझे बहुत सारी चीजें याद हैं। और मुझे याद क्या है, वो याद करा देते हैं तो मुझे याद हो जाती हैं। लेकिन मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मतलब आप मेरे मोबाइल में देखेंगे तो पूरा सुंदरकांड का पाठ है। मैं फ्लाइट में नॉर्मली जब ट्रेवल करता हूँ तो मेरे एयरपोर्ट लग जाते हैं कान में, एंड आई क्लोज माई आईज, और वो 3 घंटे का पूरा उसमें एक क्या कहते हैं ऑडियो है 3 आवर्स की। तो नॉर्मली 90% मैं फ्लाइट में जब बैठता हूँ तो 90% वो लगा के, और जब फ्लाइट लैंड होता है, मैं 1 घंटे एयरपोर्ट से निकलता हूँ तो मैं घर तक पहुँचता हूँ तो वो 3 घंटे का जो वो प्रोसेस है वो मेरे कानों में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो 90% फ्लाइट्स में यही करता हूँ। तो वो हर बार रिवाइज हो जाता है, हर बार रिवाइज हो जाता है। तो आप रिलीजियस हो एंड स्पिरिचुअल हो? दोनों अलग अलग चीज़ होती है। वही जानना चाह रहा हूँ आपकी नज़र में। देखो, मेरे लिए तो यार चीज़ एक ही है कि आप का कोई इष्ट देव हो और आप जो कुछ भी करते हो उसके अर्पण कर दें कि भैया तू ही करा रहा है, और कराता रही हो। गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। इंसान ही है, भगवान तो है नहीं। भगवानों से गलतियाँ नहीं होती, इंसानों से ही होती हैं। और हम पारिवारिक लोग हैं, संसार में रहते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, होती ही हैं। ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो कहे मुझसे गलती नहीं होती। संसार में रहता है आदमी, सच झूठ सब बोलने पड़ते हैं आज के दौर के अंदर। तो आखिरी में रोज जाके उनसे माफ़ी मांग लेते हैं कि भाई कल जो गलती होगी तो इंटेंशनली नहीं हुई थी, माफ़ कर देना यार। मेडिटेशन वगैरह या ध्यान इस तरह का कुछ फॉलो करते हो? नहीं, वो सुबह जो आधा घंटा या 45 मिनट्स मंदिर में बीतते हैं, मेरे घर में जो मंदिर है मेरा, तो वो क्वाइट एनफ। और जब मैं बाहर जाता हूँ, कहीं दिल्ली से बाहर रहता हूँ, तो सुबह होटल के रूम में भी आधा पौड़ा घंटा जो मेरा बीतता है वही मेरे लिए मोर देन एनफ है। उतना ही कर पाता हूँ, उतना ही टाइम निकल पाता है।
लेकिन मुझे लगता है कि वो 15 मिनट की दिल से पूजा 15 घंटे की ऐसे फॉर्मेलिटी वाली पूजा से बेटर है यार। Very true. जो जेनजी है, नेक्स्ट जनरेशन, वो इन चीज़ों को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और क्लैरिटी भी नहीं है, रिलीजियस होना चाह भी रहे हैं बट दे वांट लॉट ऑफ लॉजिक, बहुत सारी रीजनिंग चाहिए उनको, स्पिरिचुअल वर्ड यूज लॉजिक क्या है हिमेश, की लोग आज भी इस बहस में पड़े हैं कि है कि नहीं, कि ये दुनिया अपने आप बन गई है क्या, है ना। आप एक रेगिस्तान से गुजरे हो, आप दोनों गुंजन और हिमेश रेगिस्तान से कहीं जा रहे हैं, है ना, तो आपको एक वहां पर घड़ी मिल जाए पड़ी हुई, अब आप वो घड़ी उठाएं, क्या आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि हजारों हजारों साल में डस्ट पार्टिकल मिलते रहे और घड़ी बन गई? ऐसा सोच सकते हैं? नहीं। आप ये सोचेंगे कि कोई निकला होगा और उसके हाथ से घड़ी गिर गई होगी। जब एक छोटी सी घड़ी अपने आप नहीं बन सकती, तो ये इतना बड़ा जो कायनात है वो अपने आप बन गई होगी। मतलब घड़ी गिरी है इसका मतलब, पड़ी है इसका मतलब कोई ना कोई गुजरा है जिसके हाथ से छिटक के, अपने आप तो नहीं बनी होगी ना, कि हजारों साल से पार्टिकल मिलते रहे और घड़ी बन गई। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, किसी के हाथ से गिरी होगी। जब घड़ी अपने आप नहीं बन सकती, इतना बड़ा यूनिवर्स अपने आप नहीं बन सकता। कोई सदे हाथ हैं जिसने बनाया है, वो दिखे ना दिखे। देखो हमारी मेमोरी में तो उतना ही डेटा जाएगा ना जितने की हार्ड डिस्क होगी। अब हमको नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब हमारी मेमोरी में शायद उस लेवल पे अभी इंटेंसिटी नहीं क्रिएट हुई। फिर दूसरा एग्जांपल आपको मैं बताता हूं कि 100 करोड़ बंदर 100 करोड़ टाइपराइटर पर यूं ही खटर पटर करें, 100 करोड़ बंदर को बिठाएं, 100 करोड़ टाइपराइटर दे दें और खटर पटर उनको बोलो करते रहो, तो क्या साहिर लुधियानवी का एक गीत तैयार हो सकता है? नहीं होगा, जितना मर्जी खटर पटर कर लें। जब एक गीत भी अपने आप नहीं बन सकता ना, किसी ने लिखा होगा तो ही बना होगा, तो इतना बड़ा यूनिवर्स अपने आप नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। अपने आप कुछ भी नहीं होता, अपने आप हो गया है। अरे वो आए कि बच्चा हो गया, कैसे? बोला अपने आप। बोले अपने आप कैसे हो सकता है? कुछ हुआ है, कुछ प्रोसेस है, फॉलो हुआ है, एंड रिजल्ट में ये आया है। ठीक, तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई चीज है जो इसको ड्राइव करती है। अब हमको जिसको जितना समझ में आता है, मुझे भी इतना ही समझ में आता है कि अपने आप कुछ नहीं होता, वो है कोई ताकत है। और ये हिंदुस्तान में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बताएंगे, उदाहरण देंगे कि भाई ऐसा है, हमने फील किया है, एहसास किया है हमने। और आपको बहुत स्पिरिचुअल गुरु मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि हमने फील किया है इसको। आपने नहीं किया, आप उस कैलिबर के नहीं हो, जिसने किया है उससे पूछ सकते हैं ना। मैं तो पर्सनली ऐसे लोगों से मिला हूँ, मैं जानता भी हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने एहसास किया है, जिन्होंने फील किया, और ब्लाइंडली ट्रस्ट, लॉजिक के साथ। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया और मैंने मान लिया। मैंने जब खुद पे ही देखा हुआ है तो मैं किसी और पे नहीं जाना चाहता। मैंने खुद फील किया है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार फील किया है। बता सकते हैं आप क्या फील किया? सबसे पहला तो मैंने खुद ही यहाँ पर बैठा हूँ, इससे बड़ा और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मेरे ऐसा नालायक आदमी यहाँ बैठा हुआ है। इस बात को मानते नहीं है कि आप नालायक हो। ये भी देखो उसी की तो कृपा है ना यार, है ना, कि एक नालायक को भी कोई नालायक मानने को तैयार नहीं है। तो है, मैं तो ऐसा मानता हूँ पर्सनली, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि कोई है जो इसको चलाता है और अपने आप कुछ। अच्छा, जो आज की जेनजी की जो तुम बात कर रहे थे, सब मानते हैं, बस समय की बात होती है यार, है ना। वो जब वो एग्जाम्स होते हैं ना या कोई कहानी फंस जाती है ना, हमारे यहाँ पुराना गाना है ना कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें ना कोई, तो वही कहानी है। जब फटती है आदमी की ना, तो फिर याद आता है वो। ऐसा नहीं कि नहीं आता, सबको आता है। माने कोई ना माने कोई, एक अलग बात है, सबको याद आता है। किसी को सुख में आ जाता है, किसी को दुख में आ जाता है, लेकिन आता तो सबको है। सो एक क्वेश्चन जो मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि बहुत लोग पूछते होंगे और आंसर मुझे पहले ही पता है, मैं उसका एक्सटेंशन पूछूंगा। जनरली पूछा जाता है कोचेस को, ट्रेनर्स को, कि क्या आप कभी लो फील करते हो, क्या कभी डाउन फील करते हो? एंड आई एज्यूम कि हर कोई ह्यूमन है और हर कोई कभी ना कभी लो फील करता है। बट जब भी आपका कभी वो मोमेंट होता है व्हेन यू फील लो, अगर होता है, तो क्या आपका कोई गो टू मोमेंट, गो टू सॉन्ग या कोई गो टू मूवी, कोई ऐसा गाना जो सुन के आपको यू फील गुड?
एक सुनील दत्त साहब का ना बहुत पुराना गाना है, मैं सुनता था पहले, अब तो खैर टाइम नहीं मिलता अपने को। गाना वो था ऐसा कि छोड़ो कल की बातें और कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। वो गाना बड़ा इंस्पायरिंग गाना है और वो भविष्य के बारे में बात करता है ना, कि कल की बात छोड़ दो, आगे चलते हैं यार, नया देखते हैं। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, हर आदमी डाउन फील करता है। ऐसा दुनिया में तो मैं तो नहीं जानता किसी को, मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, उन कंपनी के साथ काम करता हूँ जो 30,000 40,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है साल का। तो येस्टरडे आई वाज एट इवेंट इन केरला, बर्जर पेंट का इवेंट था, 11,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं, एम टू 15,000 करोड़। और आई एम वर्किंग विद सो मेनी बिग कंपनीज, नाम नहीं लेता अभी यहाँ पर। तो मैंने उनके जब सीईओज के साथ, मालिकों के साथ बैठता हूँ, तो वो मुझसे पूछते हैं कि हम डाउन हुए तो क्या करें। तो मैं बोलता हूँ यार कमाल है, आप इतने बड़े आदमी हैं, मुझे आपसे पूछना चाहिए कि हम डाउन हुए तो क्या करें। बोले नहीं, ये तो पार्ट एंड पार्सल है, ये तो है कि हर दिन ना होते एक समान, सारे दिन एक जैसे नहीं होते, दिन होता है तो रात भी होती है, सब फील करते हैं। तो मेरा तो बैक ऑफ द मोमेंट वही है कि यार क्यों स्टार्ट किया था, याद करो क्यों स्टार्ट किया था। और जब वापस पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे आंसर्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। एंड आई थिंक डाउन फील करना, अच्छा फील करना, यही सब तो हमें ह्यूमन बनाता है। अगर इमोशंस ही नहीं होंगी तो हम मशीन्स हो गए ना, फिर तो रोबोट हो जाएंगे। तो वो ह्यूमन, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है, कोई मिल रहा है, खुशी हुई है, जिंदा है ना। एग्जांपल दूसरा भी है कि जिंदा है, इसका मतलब अब जो मर ही गया वो कहाँ से डाउन फील कर रहा है, उसको चप्पल मारो, जूता मारो, हार पहनाओ, तो एज इट इज बैठा है। राइट। ओवर द इयर्स आपने ऑफ कोर्स हर एंगल से ग्रो किया है, सक्सेस आपको मिला है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज रहती है। जब वेल्थ, पैसा कमाना और पैसा संभालना दो चीजें हैं, तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ पैसा कमा तो पा रहे हैं लेकिन ये आइडिया नहीं हो रहा कि संभालना कैसे है। अर्निंग शुरू हो गई है लेकिन ग्रोथ शुरू नहीं हुई। सो उस पे आपका क्या थॉट प्रोसेस होगा? मैं जितना भी यूथ मुझे सुन रहा है, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ यार कि सेव मनी बोले तो नॉट इन द बैंक्स, वो मैं फाइनेंशियल ट्रेनिंग में नहीं जाना चाहता। आज का जो दौर है, आज का जो यूथ है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो मेरे पास नहीं थी, आपके पास नहीं थी, आपके फादर साहब के पास नहीं रही होंगी उस दौर के अंदर। लेकिन आज के यूथ के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सोशल मीडिया की वजह से, बहुत कुछ की वजह से। और पैसा अगर जल्दी से आता है तो जल्दी चला भी जाता है। जिन लोगों ने ठहराव के साथ कमाया उनके पास ठहरा भी सही। तो उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इनिशियल जो आपको पैसा आता है ना, उसको सेव करने की आदत डालें। और इनिशियल पैसा रुकता बहुत मुश्किल से है। 4 साल 5 साल बाद कमाया पैसा तो रुक जाता है, लेकिन शुरुआत के 2-3 साल में जो पैसा आदमी कमाता है उसको होल्ड करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और जल्दी आ जाए तो उसको लगता है कि यार ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं कमाता ही रहूंगा, आता ही रहेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और मैं अपने प्रोग्राम में एक फॉर्मूला सबको बताता हूँ कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस होता है। कि आप खर्चा करें इन्वेस्टमेंट करने के बाद, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं खर्चा होने के बाद। तो ये एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। सिर्फ एक एग्जाम्पल कि आप खर्चा करें तब जब आपका इन्वेस्टमेंट, मंथली इन्वेस्टमेंट जो आपने, हर आदमी का अपना तरीका है। मैं जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फॉलो करता हूँ, हो सकता है गुंजन ना करती हो, या उसका टेस्ट ना हो, या गुंजन जो करती हो वो इमेज ना करता हो, सबका अपना अपना टेस्ट है। लेकिन वन शुड फॉलो हिज और हर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की। किसी को SIP करना है, इंश्योरेंस में करना है, स्टॉक्स बॉन्ड खरीदने हैं, रियल एस्टेट में जाना है, गोल्ड ज्वेलरी में करना है, कमोडिटी करनी है, वो उसका अपना आउटलुक है। लेकिन मंथली इन्वेस्टमेंट उसके लिए मस्ट है। और मेरा ऐसा मानना है कि आपकी इनकम का आपको पर मंथ एटलीस्ट कुछ परसेंटेज फिक्स करना ही चाहिए। और वो तब करना चाहिए जब आपकी इनकम बहुत कम हो। ज्यादा इनकम हो, परसेंटेज होगा ही नहीं आपसे। इनकम कम हो, परसेंटेज फिक्स होना चाहिए। आप 10,000 भी कमाते हैं, 10% या 20% या 30%, वो परसेंटेज आपको फिक्स कर देनी चाहिए। और दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप उस परसेंटेज से आपको डिगना नहीं चाहिए। देखो क्या होता है, सरकार भी आपका PF काट लेती है, क्योंकि सरकार को भी पता है ये कमीने लोग ना बचाएंगे नहीं। डोंट टेक मी रॉन्ग, मतलब मेरे शब्दों को गलत मतलब। सरकार जब पैसा काटती है ना, तो वो इसीलिए काटती है क्योंकि अगर उसको हम ये नहीं काट के देंगे ना तो ये भी खत्म कर देगा। तो हम काट रहे हैं सो दैट आखिरी में हम सबको इसको इकट्ठा दे सके, है ना। क्योंकि सरकार को पता अगर हमने इसको नहीं काटा ना तो ये उड़ा ही देगा इसको। आखिरी में जब इसका रिटायरमेंट होगा ना, हाथ पैर काम नहीं कर रहे होंगे, पैसा इसके पास होगा नहीं, तो बेचारा करेगा क्या। तो गवर्नमेंट आपके लिए कर सकती है, वो आप अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? गवर्नमेंट तो आप ही के लिए कर रही है ना, अपने लिए तो नहीं कर रही। उसमें वो ऐड ऑन करके ही देती है विद इंटरेस्ट। ठीक, तो आप वो परसेंटेज फिक्स करिए। सरकार आपके लिए जब सोच रही है
तो आप अपने लिए क्यों नहीं सोच रहे? तो मैं शुरुआत से जब मेरे को थोड़ा फाइनेंस समझ में आया तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि मुझे परसेंटेज फिक्स कर देनी चाहिए, और वो परसेंटेज मैंने तब से फिक्स कर रखी है और मैं परसेंटेज बढ़ाता जा रहा हूँ। शुरुआत में तो बहुत कम थी, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। उसका फर्क ही लॉन्गर पीरियड में इतना बड़ा है कंपाउंडिंग के साथ, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। इमेजिन मतलब दूर दूर तक आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो सब जितना भी यूथ है, आप 10 साल 20 साल बाद के बारे में सोचिए, ये कंपाउंडिंग आपका लाइफ चेंज कर देगा। अगर आप परसेंटेज फिक्स करते हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप उस परसेंटेज को टच नहीं करना बस आपने को, और एक बार आपको आदत लग गई, आप उसको छुएंगे भी नहीं फिर। बिल्कुल, मैं अक्सर ये सजेस्ट भी करता हूँ कि जो खर्चे डाले होते हैं, 1 तारीख को अगर रेंट जाना है जाता है, फोन का बिल जाना है जाता है, इसी तरह से आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट अगर आप सबसे पहले उसको ऑटोमेटिक कर देते हो कि वो जानी जानी है, उसको पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस ही मान लो कि ये जाना ही जाना है, तो वो भी निकल जाएगा। अगर सोचोगे लास्ट में देखेंगे, महीने के एंड में अगर बचा तो डाल देंगे, वो कभी बचेगा ही नहीं। नहीं, बचना एक्सपेंसेस चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो सबसे पहला है ना, वो आपके लिए है, जरूर करना चाहिए। तुम तो फाइनेंशियल एजुकेशन जब करते हैं या कोई पूछता है हमसे, तो मैं उसको इतनी बात बोलता हूँ, परसेंटेज फिक्स करो यार, 5 कर लो, 5% कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिक्स परसेंटेज। आपके क्या इंटरेस्ट रहते हैं डाइवर्सिफाई करने के? मैं बेसिकली तो मेरे सबसे अच्छा तो मैं रियल एस्टेट में, मैंने बताया आपको कि मैं रियल एस्टेट को बहुत अच्छे से समझता भी हूँ, और मेरे को करीब 18-19 साल तो हो गए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हुए। आपके पोर्टफोलियो का मेजर क्या आप मान के चलो कि 90% पार्ट मेरा रियल एस्टेट में जाता है। और क्योंकि रियल एस्टेट वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सप्लाई लिमिटेड है ना, तो डिमांड तो बढ़ता है, सीधा इकोनॉमिक्स का लॉ है, तो उसका सप्लाई लिमिटेड है, और सप्लाई तो बढ़ नहीं सकता है ना, तो डिमांड ही बढ़ेगा। तो आपका एप्रिसिएशन का जो मतलब जो एप्रिसिएशन है वो अलग लेवल पे चला जाता है। तो मैंने जब अपना पहला फ्लैट खरीदा रियल एस्टेट का, तो मुझे याद है 2003 में लिया होगा शायद, 2002 में या 3 में शायद मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था। तो कोई 18-19 लाख रुपए का फ्लैट था, लेकिन नया बिल्डर ओमेक्स करके बिल्डर थे, तब तो नए थे शायद वो, तब उन्होंने एक अपार्टमेंट लॉन्च किए, तो मेरे दोस्त ने बोला यार ये कर ले। हाँ, तो मैंने कितना देना, तो बोला अभी कोई 1-1.25 लाख, वो जो इनिशियल रहता है, तो हमको समझ भी नहीं था, तो हमने कहा कर लेते हैं यार। तो मालूम चला कि वो बनते जो था वो बढ़ के कोई 40-42 लाख रुपए का हो गया। तो हमको लगा यार हम तो कुछ किया ही नहीं इसमें यार वो पैसा तो वैसे हम बैंक में रखते या कहीं भी करते, ये तो ऑटोमेटिक काम कर रहा है। तो वहाँ से जो टेस्ट एक लगाना कि यार, उम्र भी छोटी थी, तो समझ में आ गया कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो वहाँ से फिर हमने अपना पोर्टफोलियो वहाँ से बनाना शुरू किया, बिकॉज अपने को, हर आदमी को अपने रिटायरमेंट का एज डिसाइड ज़रूर कर लेना चाहिए कि भैया आप कौन से एज तक रिटायर होंगे। जब तक आपके पास रिटायरमेंट का एज नहीं होता, आपके पास गोल नहीं होते। खाली गोल सेट करने से कुछ होता भी नहीं है, फालतू फंड की डायलॉग बाजी है। अभी जनवरी आ रहा है ना, देखो बहुत सारे लोग बनाएंगे रेजोल्यूशन, और इस बार तो जनवरी, मंडे और 1 तारीख सब एक दिन है। हाँ, ये जितने भी रेजोल्यूशन बनेंगे ना गुंजन, ये फरवरी का मूवी नहीं देखेंगे। जो लोग बोलते हैं ना मंडे से स्टार्ट करना है, 1 तारीख से करना है, नए साल से करना है, अब करना ही पड़ेगा। करना है ना, वो आज ही करना है। जिसने नहीं करना उसके पास डायलॉग बाजी है, होता नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि गोल सेटिंग सेकेंडरी कहानी है, पहला है प्रोसेस सेटिंग, है ना। प्रोसेस सेटिंग हो जाती है तो गोल सेटिंग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप, मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप प्रॉब्लम के लेवल पे सॉल्व करते हैं, मैं कल भी बता रहा था, तो वो ज़्यादा समय तक चलता नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ को आप प्रोसेस के लेवल पे सॉल्व कर दें एक बार, तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है फिर। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपने रिटायरमेंट का एज सबको डिसाइड ज़रूर करना चाहिए। आप रिटायर हो ना हो वो सेकंड क्वेश्चन है। एज डिसाइड करके ये डिसाइड करना चाहिए जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं कितना पर मंथ इनकम चाहता हूँ, नॉट एक्टिवली वर्किंग, पैसिव इनकम, है ना। तो मैंने सोच रखा है फॉर एन एग्जांपल कि मैं 50, कि सोनू शर्मा विल रिटायर इन 50। मैं होऊंगा नहीं होऊंगा वो एक बात का विषय है, हो सकता है ना भी हूँ, ठीक। लेकिन मेरा बैक ऑफ द माइंड है कि जब मैं 50 साल का होऊंगा तो मेरे को पोर्टफोलियो इतना चाहिए कि मेरे को पर मंथ इतना रेंटल आना चाहिए कि मैं जितना अभी भसड़ मार रहा हूँ सुबह से रात तक, फिर मैं कुछ ना करूँ और मैं लंदन जाऊँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ टाइप। तो उस हिसाब से फिर मैं काम कर रहा हूँ, काम बढ़ जाता है क्योंकि मैंने वहाँ गोल बहुत बड़ा रख लिया कि यार इतना पैसा तो मुझे हर महीने ना चाहिए यार, है ना, वो पैसिवली आना चाहिए मुझको। तो उसलिए काम भी बढ़ जाता है, मेहनत भी बढ़ जाती है, एफर्ट्स भी बढ़ जाते हैं, फिर आप पैसा वेस्ट भी नहीं करते हैं। फिर आपको लगता है कि 50 के बाद करूंगा नहीं करूंगा, वो मेरा चर्चा का मुद्दा ही नहीं है। लेकिन उसकी वजह से ये लाइफ डिसिप्लिन हो जाती है पूरी। बट दोनों चीजें ही होगी ना, प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, गोल भी इंपॉर्टेंट है। 50 की एज में रिटायर होना इज अ गोल, उसके लिए प्रोसेस बनाना इज प्रेजेंट एक्शन।
प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि आप गोल उसको रिवर्स सेटिंग इंजीनियर कर पाते हो अगर एक वो गोल बना लिया कि इतने एज में Hand in रिटायर hand हो होगी। देखो 99% गोल्स कभी अचीव नहीं होते हमेशा, आपको ही पता है, आप ट्रेनिंग देते होगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि गोल सेटिंग करने से ही गोल हिट हो जाते हैं। तो हर आदमी गोल्ड ले आता, ओलंपिक में जाने वाले हर आदमी का, व्यक्ति का एक ही गोल होता है कि मैं गोल्ड ले आऊं, लेकिन लाता नहीं है ना, क्योंकि प्रोसेस फॉलो नहीं करते लोग बाग। तो गोल बना देना तो सबसे आसान काम है और सबसे वाहियात काम है, खाली गोल सेटिंग कर लेना, है ना। तो गोल शुड बी ऑन द रिवर्स कैटेगरी, हम ना फंक्शनल गोल समझाते हैं लोगों को, फाइनेंशियल गोल समझाते हैं, मार्केटिंग गोल, मतलब गोल सेटिंग के भी 8-9 फेसेस हैं। जो गोल सेटिंग है वो 9वां फेस है, पहले 8 फेसेस निकलते हैं, तब जाके आखिरी में आप कहीं पहुंचते हैं। तो जो पहले 7-8 चीजें ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेटिंग एनी गोल। क्योंकि अगेन गोल्स होंगे एक्शन से, पूरे एक्शन होंगे हैबिट से, हैबिट होगी प्रोसेसेस से, तो सब कुछ इंटरलिंक्ड है। हम फाइनेंस की बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि आपने इतनी अर्ली एज में समझा, रियल एस्टेट में डाला, तो एक थॉट बना वहां से कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। कोई उस एज की गलती जो आपने फाइनेंशियली लगता हो कि यार ये आज का यूथ ये मनी मिस्टेक ना करे? पैसे को लेकर हाँ गलती हुई है, उसमें मैं ऐसा नहीं बोलता कि नहीं हुई, पैसे को लेकर गलती हुई है। पैसे को लेकर मेरे से सबसे बड़ा गलती क्या हुआ कि हमारे दौर के अंदर वो कमेटी चलता था, कमेटी समझते हैं आप, जिसमें हर महीने पैसा देते हैं और आपको 15 महीने 20 महीने के बाद मिल जाता है, कमेटी उठानी होती है। हाँ कमेटी उठाएंगे और ऐसा कर लेंगे। तो मैंने एक डाला कहीं, लड़कों की किट्टी पार्टी, हाँ लड़कों की किट्टी पार्टी, तो हमने डाल दिया गुंजन वहाँ पे कमेटी, तो कोई 18-19 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। तो जहाँ से मिलने थे भाग गया आदमी। तो ये भी 3 या 4 के आसपास, 2005 के आसपास का वाकया है। तो आई लॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 18 लाख रुपीज, है ना। आपका पहली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट? हाँ, मतलब वो हम हर महीने देते थे, तो ये सोचते थे कि लास्ट में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ले लेंगे, अभी तो जरूरत नहीं है। तो कमाना भी शुरू कर दिया था, कोई पैसा कैसे दिक्कत भी नहीं था। लेकिन वो जब लास्ट आया तो आदमी का लास्ट हो गया। तो वो लगता था यार कि उसके बाद फिर मैंने कभी ये वाला काम नहीं किया। वो लोग मुझे बोलते थे यार ये हर महीने डाल लो, अरे मैंने कहा भैया मुझे नहीं डालना। तो वो एक, जो लोग कर रहे होंगे अच्छे से भी कर रहे होंगे, लेकिन हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन आप एक बार आप जैसा जिस चीज में नुकसान हो जाता है ना, फिर आप वो कभी नहीं करते। पर अब मुझे लगता है कि अब तो स्कैम्स भी मॉडर्नाइज हो गए हैं। अब तो आजकल का यूथ तो हैरान हूँ, फैंटेसी गेम्स और इन सब में, अब ना मुंह ना खुलवा, मैं कुछ भी बोल दूंगा यहाँ पे। मैं वैसे बहुत गुस्से में रहता हूँ। देखो है क्या, अनपढ़ अगर धोखा करेगा ना तो 1000, 10,000, 50,000 का करेगा, ज्यादा क्या फ्रॉड कर लेगा। पढ़ा लिखा धोखा करेगा साला, वो तो करोड़ों रुपए का कर जाएगा, अरबों रुपए का कर जाएगा। अभी जितने भी हैं ये सब हाईटेक फ्रॉड ही तो हो रहे हैं ना, ये स्कैम जितने भी हैं हाईटेक हैं। और फैंटेसी के नाम पे जितना बर्बाद देश अब हुआ है पिछले 5-7 साल के अंदर। मेरे पास लड़के आते हैं हिमेश, कंसल्टेंसी हम लोग करते थे, बाद में हमने बंद कर दी। मतलब आपको बता रहा हूँ मैं, हम लोगों ने अपने वेबसाइट के ऊपर कंसल्टेंसी फीस रखी 50,000 रुपीज फॉर 30 मिनट्स। ठीक, कि हम आपको कंसल्ट करेंगे, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको सॉल्व कर देंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल वाकया सुनाता हूँ, रियल लाइफ इंसिडेंट्स। करते थे, कंपनीज आती थी हमारे पास, हम उनको कंसल्ट करते थे, आधे घंटे का 50,000 रुपये लेते थे। ठीक, तो हमने क्यों बंद कर दी? हमारे बैंक अकाउंट में 50,000 प्लस GST इनवॉइस रेज करी, टीम ने टाइम सेट हो गया। हम उनसे Q&A मंगा लेते थे, भैया तुम अपने क्वेश्चंस पहले भेज दो, सो दैट वो आधा घंटा आपका वेस्ट ना हो, हम आधा घंटा बात करें, आप सुनो खाली, बस खाली। तो उसने भेज दिए, तो हमने बुलाया, वो लड़का आया आदमी मिलने के लिए, तो 22 साल का लड़का, और उसने 5 लाख रुपए अपने, क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी 8-9 लाख रुपए डुबो दिए किसी फ्रॉड क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में। तो 9 लाख रुपए उसने डुबो दिए। तो उसने, मैंने बोला तेरे पिता क्या करते हैं? दिल्ली में कोई लक्ष्मी नगर कहीं रहता था वो। तो बोला मेरे पिता ऑटो चलाते हैं। और मेरे पिता ने कहीं से उधार, मैंने तो उनको बोला उनको देना पड़ेगा, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ। कोई फ्रॉड कंपनी, अच्छी भी होती है खराब भी होती है, तो वो फ्रॉड क्रिप्टो में कहीं घुसा। तो 9 लाख रुपए हिमेश वो हार गया, यानी 9 लाख रुपए उसके कोई 9,000 रह गए या 10,000 रह गए ऐसा। तो मुझसे पूछने आया कि मैं क्या करूं, सुसाइड कर लूं, नौकरी मेरे पे है ही नहीं, क्योंकि मेरी उम्र 20-21 साल है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, और पापा ने जहां से लिए हैं वो मुझे रोज फॉलो करते हैं कि पैसा लौटाना है हमको, पैसा लौटाना है हमको, पैसा लौटाना है। अब रोज प्रेशर हो रहा है। मैं 1 महीने बाद बोला था कि दूंगा, अब 1 महीना भी खत्म होने को आया है। तो मैंने कहा पहले तो ये बताइए 50,000 रुपये कहाँ से लाया मुझे देने को? तो उसने बोला ये भी किसी से उधार लिया मैंने। तो मैंने सबसे पहले तो उसके अकाउंट में 50,000 रुपये प्लस GST जो उसने दिया था वो वापस क्रेडिट किया। मैंने कहा भैया पहले तो तू ये पैसे पकड़ अपने, और फिर अब सुन तूने करना क्या है, जाके अपने पापा को बता दे कि तेरे से नुकसान हो गया है, छुपाइयो मत, 2 थप्पड़ ही मारेंगे ना, खा लियो,
लेकिन उनको बता दे, हो गया नुकसान तो हो गया, ठीक है, और ईमानदारी से काम पे लग जा। 10,000 आए महीने के, 15 आए, 20 आए, कोई 9 लाख रुपए कमाने का षड्यंत्र मत करियो कि मैं तुरंत कमा लूं और ये 9 लाख रुपए चुका दूं। ये 9 लाख रुपए कमाने के चक्कर में षड्यंत्र में घुसा, ये 9 के हो जाएंगे तेरे 20 लाख, 20 के होंगे 50 लाख, और तू कहीं रेल के नीचे कटा मिलेगा। तू तुरंत घर जा, अपने पापा को ऑनेस्टली बता कि पापा मेरे से नुकसान हो गया, मैं मेहनत करके ये चुका दूंगा। तेरे पापा तुझे कुछ नहीं बोलेंगे। और वो लड़का गया, उसने सेम ऐसा ही किया, और अगले दिन खुशी में अपने पापा से उसने मेरी बात कराई कि पापा मेरा मैटर सॉल्व हो गया, भैया मेरा मैटर सॉल्व हो गया, मैं अब पक्का एक सेल्स का जॉब पे लग रहा हूँ, वहाँ मेरा 18,000 रुपये का सैलरी है, मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। उस दिन के बाद हमने अपनी कंसल्टेंसी बंद कर दी। हमने कहा हमें नहीं चाहिए, पता नहीं कौन किस तरीके से हमको पैसा दे दे यार, बेचारा खुद ही मरा पड़ा है, हम उससे पैसा ले ले, हमको नहीं कमाने ऐसे पैसे। लेकिन ऐसे न जाने कितने फ्रॉड हैं जो हाईटेक लोग बाग कर रहे हैं बिना ये सोचे कि नीचे कौन कौन कैसे कैसे पैसे आपको दे रहा है, भुगत रहा है, वो नहीं सोचते लोग बाग। और बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, मेरे टीम मेंबर्स अपने फ्रेंड सर्कल का मुझे बताते रहते हैं, किसी का क्रेडिट कार्ड पे लाखों रुपए का लोन चढ़ गया बिकॉज ऑफ अ फैंटेसी गेम, कोई टेलीग्राम के किसी ग्रुप का पार्ट बन गया कि ये डेटा करते रहो यार, सारे तो सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, आप कैसे रोकोगे? सरकार ने और जीएसटी लगा दिया 28%। अब बताओ, गवर्नमेंट खुद कह रही है कि करो, आप 28% हमको दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और डुप्लीकेट अकाउंट्स बन के भी तो हो रहे हैं, जैसे आपके कितने सारे अकाउंट्स बने हुए थे, और अब तो मुझे डर लगता है सड़क पे जाऊं कोई समझे, क्योंकि मेरे फेस से लोग अकाउंट्स बना के लोगों को कह रहे हैं कि आपका पैसा हम क्रिप्टो ट्रेडिंग में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, उसमें लगाएंगे, और क्रेडिबिलिटी ले रहे हैं नोन लोगों की। जैसे हिमेश को लोग जानते हैं, तो हिमेश की फोटो लगाई और वीडियोस वगैरह पोस्ट करनी शुरू कर दी, नाम कोई और रख दिया, रुद्र लोग चेक प्रताप भी नहीं करते कि वेरीफाइड अकाउंट है, और लोग भी उनको पैसा दे देते हैं। कोई मैसेज मुझे आता है, मैंने 3 डायरेक्ट सेलिंग में हमारे नाम पे तो पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग बाग। हमने साइबर सिटी, हमारा जो फरीदाबाद ऑफिस है साइबर क्राइम का, आप बिलीव करना, हर हफ्ते इतना लंबा मेल भेजते हैं हम उनको। वही मैं बोल रही हूँ, आई एम श्योर आपके साथ भी हर हफ्ते मेल करते हैं, और वहां जाके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एक्शन लीजिए आप इसके ऊपर। और हम इसलिए मेल कर देते हैं ताकि कल को कोई इशू है तो हम बोले देखो हमने अपनी तरफ से आपको पूरा का पूरा बना के भेज दिया। हम आंख बंद करके नहीं बैठे हुए कि कोई हमारे नाम पे कर रहा है और हमने कहा अच्छा कर लो, नहीं नहीं। तो हमारा साइबर क्राइम को इतना, हमारा अगर सोशल साइट से देखेंगे ना, इतने फ्रॉड अकाउंट बने हुए हैं फेसबुक के, मतलब 100 नहीं 1000 की संख्या में फेसबुक प्रोफाइल लोगों ने बना रखी हैं, और ऐसा ऐसा करके बेचते हैं पैसा। जहाँ हमसे कंट्रोल होता है हम करते हैं, साइबर को करना होता है सीसी वहाँ करते हैं, अपने लेवल पर जिसको धमकाना होता है वो भी धमकाते हैं, कभी कभी कहीं रिक्वेस्ट करनी होती है तो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये मत करो यार, हमारा नाम मत इस्तेमाल करो, आप अपना नाम से करो जो भी करना है, उल्टा सीधा काम भी करना है तो। लेकिन वो आजकल लोग इतने इक्विप्टेड हो गए हैं कि वो डरते भी नहीं है, भगवान से भी डर खत्म हो गया। और ये फैंटेसी के नाम पे तो बेड़ा गर्क हो गया, पूरा का पूरा देश ही बर्बाद हो गया। शाम को 6 बजे के बाद हर आदमी लगा है, सुबह से रात तक, कोई 50 रुपए खेल रहा है, कोई 100 रुपए खेल रहा है, कोई 200 रुपए खेल रहा है। वो इतना छोटा छोटा पैसा है सबके पास, 15-15 साल के बच्चे, 16-16 साल के बच्चे। वो एडिक्शन है, वो दिस अ न्यू एडिक्शन, लोगों को एडिक्शन हो गई है कि बस। अब ये जो आदमी कमा रहा है 50,000 रुपए, ये कभी मिट्टी मेहनत करेगा? ये सड़क पे जाके काम करेगा? कभी धूल खाएगा? ना, इसको तो आदत होगी सिस्टम में पैसा कमाने की, इसको तो हैबिट ही खत्म होगी, इसकी तो जड़ें बर्बाद हो गई और ये जनरेशन बर्बाद होंगी। ऐसा नहीं कि खाली ये बर्बाद हो रहा है, इसको सड़क पे काम करने की। हम लोगों ने जब सेल्स का करियर स्टार्ट किया, सड़क पे जाते थे, स्कूटर चलाते थे, धक्का खाते थे, रिजेक्शन फेस करते थे, पैसा नहीं होता था तो कुछ हल्का फुल्का खा के क्या कहते हैं काम चलाते थे। लेकिन जो सड़क पे जो शुरू की 5 साल 7 साल की मेहनत थी, उसकी वजह से यहाँ पहुंचे ना। अगर हमको शुरू में ही मालूम चल जाता कि यार तो मेहनत कर रहा तो बेवकूफ लोगों का काम है यार, है ना, ये बहुत बढ़िया तरीका है। अपना रात को बैठो सिस्टम पे, अपना लैपटॉप ऑन करो, अपना मोबाइल में ऐप खोलो, आपको 5,000 रुपये मिल जाता है। और इसमें मेरा सबसे बड़ा जो चीज़ कंसर्न मुझे करती है, बहुत सोचता हूँ इस बारे में, कि बड़ी अच्छी स्टेज पे है हमारा देश इन टर्म्स ऑफ यूथ, यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, हमारे पास पोटेंशियल, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमी में सारी इकोनॉमीज हमारी तरफ देख रही हैं, इन्वेस्ट करने को रेडी हैं। लेकिन अगर यूथ ही फोकस नहीं होगा, अगर डिस्ट्रैक्ट होता जाएगा। मुझे तो आज भी ऐसा लगता है, मैं पता नहीं कहाँ पॉडकास्ट में पता नहीं कहाँ बोल रहा था, मुझे लगता है कि आज के जो बच्चे हैं ना, उनमें हम ज़्यादा टैलेंट है, और मुझे इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज का जनरेशन हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, हमसे ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ है, हमसे ज़्यादा सपने देखता है, मतलब हर चीज़ में हमसे बेहतर है, बस वो शॉर्टकट में ना जाए। हम पूरी दुनिया को हिला सकते हैं अगले 5 साल के अंदर। बिल्कुल,
वो शॉर्टकट में बंद करें, वो अपने पहले 5 साल सड़क पे रगड़े अपने आप को, 5 साल के बाद वो जो लड़का बनेगा या लड़की बनेगी ना, वी विल रूल द वर्ल्ड। लेकिन अगर वो शॉर्टकट में घुसा तो आने वाला जनरेशन मुझे लगता नहीं कि वो किसी भी लायक बचेगा। वो एसेट की जगह लायबिलिटी 101% वो समाज के लिए लायबिलिटी है। लेकिन अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं कि दोनों तरह के लोग हैं। नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लड़के मेहनत कर रहे हैं, लड़कियां मेहनत कर रहे हैं, अपना करियर दाव पे लगा के नौकरी छोड़ के लोगों ने स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं। और मैंने तो बहुत लोगों को जानता हूं, मैं काम करता हूं तो मैंने देखा है वो सुबह से रात तक मेहनती लोग भी हैं। 22 साल 23 साल के बच्चे, दे आर सो हार्ड वर्किंग पीपल। उनको इन फैंटेसी से कोई लेना देना नहीं, वो अपना फैंटेसी बना रहे हैं, अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। बट मेजॉरिटी लोग आई थिंक वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, कि 30 मिनट में पिज्जा आ जाएगा, 2 मिनट में मैगी बन जाएगी, तो सक्सेस भी लगता है इमीडिएट चाहिए। अरे वो सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर है वही कह रहा है 30 मिनट में पेमेंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर। अब जब इतने बड़े बड़े नाम बोल रहे हैं तो आदमी कैसे नहीं इन्फ्लुएंस होगा यार। मतलब मुझे दुख होता है कभी कभी कुछ नाम जब मैं उनका ऐड देखता हूँ ना, मैं सोचता हूँ यार तुम क्या कर रहे हो यार। तुम एक तरफ तो तुमने इतना अच्छा काम किया है देश के लिए कि तुमको भगवान बना देते लोग, बना भी रखा होगा शायद, और एक तरफ आप यार ये आपने जितना भी गुडविल बनाया था वो कुछ लोगों की नजर में तो आपने मिट्टी में मिला दिया उसको, और वो खुले में आप कर रहे हो कि 30 मिनट में पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, आप आ जाओ। मतलब दुख होता है देख के कभी कभी कि यार ये ठीक नहीं है। भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि कभी उनको अकल आए कि भाई ये मत करो, कुछ पैसे कम कमा लो, खाने तो है नहीं पैसे, आखिरी में तुमने भी छोड़ के जाने हैं। आने वाली जनरेशन ये ना बोले कि इसकी वजह से फंस गया था और जिंदगी बर्बाद हो गई। किसी की लाइफ बना नहीं सकते तो खराब ही मत करो। पेरेंटहुड के बाद क्या डिफरेंस व्हेन डॉटर्स वर बोर्न, तो क्या लाइफ की ट्रांजिशन कैसे? बहुत चेंज होता है यार। जैसे कि एक बहुत बड़ा मोटिव रहता है घर जाने का। ऐसा नहीं कि जब वो नहीं होते तो नहीं रहता, लेकिन रहता है। मतलब वो आपको नहीं होगा तो आप ही को कॉल आ जाएगा कि पापा आप कब आओगे, या क्या लेके आ रहे हो आज मेरे लिए क्या लाओगे। तो खुद को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत फर्क पड़ता है। और आपकी थकावट दिन भर की या स्ट्रेस भी है, काम को लेके हो जाता है कभी कभी, तो घर जाके बच्चों के साथ आध घंटा 1 घंटा खेल के वो सब सॉल्व हो जाते हैं। बड़ा मजा आता है बच्चों को। मुझे तो खेलना बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ। ट्रैवलिंग रहती है तो वैसे भी तो मुझे थोड़ा गिल्ट भी रहता है कि मैं टाइम नहीं दे पाता, तो जब रहता हूँ तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रह लूँ, जितना टाइम बिता सकता हूँ। लेकिन वो स्ट्रेस बस्टर है आपके लिए। उनकी बातें, उनमें छल कपट है नहीं, है ना। देखो सीधे सीधे बच्चे तो भगवान का रूप रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि आप कौन हो, किस लेवल पे हो। वो तो आपको घोड़ा भी बनाएंगे। और मतलब मेरी तो बेटी है छोटी, और मेरी सिस्टर की बेटी है, वो दिल्ली रहती है। वो जब आ जाती है, वो भी छोटी है, वो भी 3rd में, वो भी। तो वो जब दोनों इकट्ठी हो जाती हैं, महीने में 1 आध बार ऐसा होता है, और मैं मिल जाऊँ उनको तो मुझे लिटा देंगे, वो करेंगे मेरा मेकअप दोनों। वो अपनी माँ की वो उठा लाएंगे, जो क्या बोलते हैं वो मेकअप का जो ब्यूटी किट रहती है, तो कहने पापा आप लेट जाओ, मामा जी आप लेट जाओ, तो मैं लेट जाता हूँ। तो फिर वो मेरे चेहरे को अरे आप मतलब वो देख नहीं सकते वो। मैं भी उनको बोलता हूँ तुम्हारा जो मन कर लेकर। तो 15-20 मिनट के बाद वो लिपस्टिक से लेकर, आई लाइनर से लेकर, बिंदी से लेकर, कानों के, मतलब वो उनको मेकअप करने का शौक है। तो उनको मामा और पापा जब दोनों बहनों को मिल जाते हैं तो वो सारे एक्सपेरिमेंट मुझ पे करती हैं, और फिर वो मुझे हाथ पकड़ के पूरे घर में घुमाते हैं कि देखो हमने क्या बनाया है। और मुझे वो इतना पसंद है वो करना कि हाँ करो 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 यार। तो यही चीजें याद रहती हैं आखिरी में। एट द एंड ऑफ द टाइम बच्चों को आपका क्या, आप चले जाएंगे, कल नहीं रहेंगे हम लोग, क्या याद रहेगा? यही तो याद रहेगा ना। आपने क्या पैसा दिया वो थोड़ी ना कोई याद रखेगा, ये मोमेंट्स याद रहती हैं बच्चों को। और तो वो बच्चों के साथ जब आप जाते हैं तो मोमेंट्स बन जाती हैं। अभी मैं छुट्टी पे था, कोई 9-10 दिन मैं दिल्ली से बाहर था, मोबाइल फ़ोन मेरा बंद था। तो आई वॉज एट चिलिका, उड़ीसा में एक जगह है चिलिका बोल के, तो वहाँ आइलैंड है। आइलैंड में वहाँ पर सिग्नल नहीं आते हैं, चारों तरफ पानी रहता है, बीच में आइलैंड है, रिजॉर्ट है। तो आई वॉज देयर फॉर 7 days। अब वो 7 दिन जब आप रहते हैं अपने बच्चों के साथ ना, तो यू नो वो ये मेमोरीज हैं जो अच्छा, वहाँ पे आप फैमिली के साथ? हाँ। तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि इवेंट्स देख लिए यार कि ये 7 दिन खाली हैं अपने पास, इवेंट भी नहीं है, और लेना भी मत बोल देते हैं, तो चले गए यार अपना ये 7-8 दिन लगाए। तो वो जो मोमेंट्स है ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो मोमेंट्स कैप्चर हो जाते हैं बच्चों को। आखिरी में जब बड़े हो जाएंगे
तो वो याद रखेंगे कि पापा वहाँ ले गए थे या हम ऐसा करते थे, हम तो नहीं रहेंगे, आज हैं कल नहीं रहेंगे ना, तो वो उनको ये याद रहेगा कि अब हम पापा को घोड़ा बना देते थे, ऐसा कर देते थे वैसा। तो हर कोई करता होगा, नॉट अ न्यू थिंग, सबको करना चाहिए। टाइम स्पेंड करना बच्चों के ऊपर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जिंदगी का। अगर सबसे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो है कि स्पेंडिंग टाइम विद द चिल्ड्रंस, और उनको उस टाइम के अंदर मॉरल वैल्यूज बताना कि बेटा ये डूज हैं लाइफ के, ये डोंट्स हैं। हमने जो सीखा है अपने 42-45 साल की एज में, तुम अगर वैसा फॉलो करोगे तो लाइफ में दिक्कतें आएंगी लेकिन निकल जाओगे। तो वो जब टाइम स्पेंड करते हैं तो टीचिंग आप कुछ कुछ देते रहते हैं खिलाने के माध्यम से। अच्छा, हमारे साथ एक और प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग कितने बढ़िया कोच हो जाएं, घर में तो हमारा औकात है ही नहीं। घर में तो हम लोग घर की मुर्गी टाइप वाली कहानी है ना, तो कभी कभी तो बच्चे भी बोल देते हैं अरे पापा ये ट्रेनर वाला काम मत करो, बाहर जाए करना। तो हमारे लिए थर्ड पार्टी अप्रोच करनी पड़ती है अपने को भी कि कोई और आए तो वो बताए। ऐसा रहता है। बट गुड कि आप अपना लेजर ट्रैवल भी प्लान करते हो। नहीं वो तो वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो तो मेरा बीवी तलाक दे देगी नहीं तो मुझको, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो। और मैं, आप भी ये फील करते होगे, मैं हमेशा फील करता हूँ कि बिजनेस ट्रैवल कितना भी हो वो अलग है। उस ट्रैवल में घूमा नहीं जाता, वो ट्रैवल सिर्फ एयरपोर्ट से होटल, होटल से एयरपोर्ट, दैट्स इट। और लेजर ट्रैवल सेपरेट ही होता है। कई साल लगे मुझे ये समझाने में। नहीं वो बीवियों को लगता है कि पति बाहर जा रहा है तो घूम भी आता होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं होता, सच में नहीं होता। प्रॉब्लम हिमेश घूमता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं घूमता। प्रॉब्लम इससे नहीं है कि अगर बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो घूम कर, प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद हमारा क्या, तो हम कहाँ जा रहे हैं। तो आफ्टर फ्यू बिजनेस ट्रिप्स इट शुड बी अकम्पनीड विद वन लेजर ट्रिप। तो ये सिस्टम नहीं, आप ऐसा रेशो बनाओ ना कि 4 बिजनेस ट्रिप के बाद एक लेजर ट्रिप होगा ही होगा। बस ये चेंज हो गया ना, गुंजन के भी बिजनेस ट्रिप होते हैं, सिंपल सा है। अब बात खत्म। अब दोनों को टाइम निकालना। देखो मैं अब उसका एक और तरीका बताता हूँ। अगर कंपनसेट ही करना है ना तो मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो अभी मेरा एनिवर्सरी था, जो लास्ट एनिवर्सरी था, तो उस एनिवर्सरी पे मेरा एक इवेंट था। आई वाज इन गुवाहाटी, ठीक। अच्छा, हमारी टीम ने इवेंट बुक कर लिया। अब उनको थोड़ी ना पता कि सर की एनिवर्सरी वाले दिन इवेंट था। इवेंट बुक हो गया। अच्छा, उनको क्या पता है एनिवर्सरी, और मुझे भी नहीं पता होता। कभी कभी तो मुझे 5 दिन पहले बताएंगे कि इवेंट है। चलो ठीक है, तो 5 दिन पहले बताया कि सर 30 अप्रैल को इवेंट है। मैंने बोला कौन सी डेट को? बोला 30 अप्रैल को। मैंने बोला हाले 30 अप्रैल को इवेंट क्यों बुक किया? अरे बोले क्यों बुक किया, मतलब कर दिया। तो बोला 30 को क्या है? मैंने बोला यार तो मेरी क्या कहते सालगिरह, मेरी तो बीवी कूट देगी मुझको। मैंने कहा यार डेट आगे पीछे, उनको बोलो कि एक दिन पहले कर लें या। उन्होंने बोला सर वो टिकटिंग इवेंट है, 12-14 सौ लोगों की टिकट सेल हो चुकी है, 2-4 दिन इवेंट में बचे। अब मैंने कहा यार तू फंस गया। तो मैं जब घर गया तो मैंने स्वाति को बोला देख बात ऐसी है कि ना, सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे सावन है। सावन को एक दिन थोड़ी होता है, जब जिया झूम जाए तब सावन है। हम एक दिन पहले मनाएंगे इस बार। तो बोली तुम्हारा इवेंट है। तो उसने मुझे क्या बोला कि आप जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उस इवेंट का कमर्शियल मुझे अभी दे दो। एग्जैक्टली मैं भी और उसने मेरे से उस इवेंट का कमर्शियल लिया। उसने बोला आप जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। 100%। हाँ, अरे तो ये भी कर सकते हो आप, कभी ऐसा फंस जाए आदमी तो ऐसे निकल सकता है बाहर। सही है। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? सिंगापुर। कोई रीजन है इसके पीछे? ब्यूटीफुल कंट्री, नीट, क्लीन, थोड़ा सा महंगी है। नहीं, आप वेजिटेरियन? नहीं, मैं तो वेज नॉन वेज दोनों ले लेता हूँ। फिर ठीक है, क्योंकि सिंगापुर वेजिटेरियंस को थोड़ा सा इशू हो जाता है। नहीं, सिंगापुर इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। मतलब मुझे, मैं कोई 4-5 बार गया हूँगा, लेकिन उसके आगे मैं बहुत जगह ट्रैवल किया हूँ। आई वेंट टू सो मेनी प्लेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन वो एक अलग वाइब्स है उस कंट्री की ना, साफ सफाई टाइप्स, क्लीननेस, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर। बस थोड़ा सा महंगा है, वो पानी पोनी भी बहुत महंगा पड़ता है, कभी कभी सोच सोच के पीना पड़ता है। लेकिन अच्छा है, कुल मिला के बहुत अच्छी कंट्री है। पहले बहुत महंगा लगता था, अभी तो थोड़े से पैसे हो गए हैं तो अफोर्ड कर लेता हूँ। शुरू में जाते थे यार बहुत डर लगता है, सिंगापुर जा रहे हैं यार तो बहुत महंगा है यार वहाँ पे। तो अब सिंगापुर सस्ता होता जा रहा है आपके लिए। हाँ, अब सिंगापुर सस्ता हो गया। अब सस्ता हो गया। सही, लास्ट सेगमेंट करते हैं और फिर क्लोज करते हैं। ठीक है, आप करो, आप लीड करो। ठीक है, तो वैसे हमने सीरियस बातें करी नहीं है, ये इस सेगमेंट की तब जरूरत पड़ती है जब बहुत डीप और ऐसे हो जाता है, बट हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें ना आप अपने बारे में कोई 2 बातें बताओगे, एक सच और एक झूठ होगी। उसमें से हम गेस करेंगे सच क्या है और झूठ क्या है, और मीन टाइम में ऑडियंस भी गेस करेंगे, कमेंट में बताएंगे। डन। सच बताऊं?
कि झूठ बताऊं? आपने नहीं, हमें दो बताना नहीं बातें कि सच है बतानी कि झूठ है, आपने 2 स्टेटमेंट्स देनी है। वी विल गेस कि सच है कि झूठ है। कौन सी सच है, कौन सी मेरे को झूठ देख है? के तो पता ही चल जाएगा कि ये झूठ है, ये सच है। अच्छा, मैं 2 स्टेटमेंट दूं? हाँ। एक सच्ची होगी, एक झूठी, और हम गेस करेंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं। यार ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार, ये तो कोई बात नहीं। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया है। तो एक स्टेटमेंट तो ये है कि मुझे पार्टीज करना बहुत पसंद है, बहुत करता हूँ मैं पार्टीज। ये बहुत। झूठ है ये वाली। यार ये कोई बात, मैंने कहा पकड़ा जाऊंगा। और सच वाली? मैं बहुत नाइट क्लब में जाता हूँ और अच्छा। मुझे बहुत मजा आता है अच्छा। पार्टीज करने में, मस्ती करने में। एक स्टेटमेंट तो ये है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि मुझे अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, आप 4 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए किसी के साथ ना जाएं। किसी के साथ मतलब नोबडी, नॉट इन द सॉलिट्यूड बेसिकली। मतलब फैमिली भी उनको बोलो यार ठीक है यार। अच्छा। हाँ, तब ये 2 चीजें हैं, पता नहीं कौन सच है कौन चलो सी हमें झूठ है। बताने की जरूरत नहीं है, इसको ओपन रखते हैं ऑडियंस के लिए। कमेंट ऑडियंस को मेरे बारे में सब पता है, उनको मेरे तो खुली किताब हूँ। जितना मुझे मेरे बारे में पता है उससे ज्यादा तो लोगों को पता होता है। लोग मुझे बता देते हैं कभी कभी। चलो टेस्ट हो जाएगा अब। स्टार्ट सेंडिंग योर कमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट ए, सेकंड स्टेटमेंट बी। ग्रेट, बहुत मजा आया। एंजॉयड द टाइम कैसे बीता पता नहीं चला। लव्ड इट। कन्वर्सेशन का, थॉट्स का बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर आपको बीइंग ठीक लगा सब? नहीं सोके यार, और मुझे लगता है कि लोगों को भी पसंद आए। कोई बात अच्छी ना लगी हो तो माफ करें। नहीं, और जो दिल में था वो बोल दिया, जैसा समझ में आया वैसा बोल दिया। बहुत अच्छा। जितने भी लोग सुन रहे हैं आपके पॉडकास्ट को, कीप लविंग हिमेश एंड गुंजन, और कीप लविंग, और सब्सक्राइब करें हिमेश के चैनल को। मैं खुद हिमेश के चैनल में बहुत सारे वीडियो देखता हूँ। मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ ऑडियंस को कि हिमेश का चैनल जब मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार मैं कब इतना अच्छा काम करूंगा। हिमेश को देख के मैं अपनी टीम को, जब भी हिमेश का चैनल देखता हूँ मेरी टीम को गाली पड़ती है कि तेरे को सीखो। ये स्टेटमेंट झूठ है। नहीं खत्म हो चुका है सेगमेंट खत्म। मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कमीनो तुम कब सीखोगे इतना अच्छा काम करना। देखो कितना अच्छा उसका लाइट आ रहा है, कितना अच्छा उसका चेहरा चमक रहा है, मेरा चेहरा कब चमके। वो बोले अरे सर उसके चेहरे में ही चमक है, लाइट क्या करें हम, आपके चेहरे पे जितनी मर्जी लाइट लगाएं आप ऐसे दिखते हो। ये देखो हनुमान जी के भक्त हैं ये। बातों में नहीं आना। नहीं हिमेश इज डूइंग गुड वर्क, और हमारे से तो पहले के हैं हिमेश। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं आपके फादर साहब को सुन रहा था, पहले सुनते थे जब टाइम भी रहता था बहुत, तो मैंने जैसे बताया कि उनका जो वाइट पगड़ी वाला और पूरा का पूरा उनका एक वो है, तो ही इंस्पायर्ड मी अ लॉट। बहुत सारी चीज़ें उनकी बड़ी अच्छी लगती थी। बड़े बड़े वीडियोस बनाते थे, मैंने देखा था शुरू के अंदर, है ना। उनकी रील्स भी आती थी अब तो। और एक बार तो मुझे याद है कि मैं हाईवे से जा रहा था चंडीगढ़ की तरफ, तो लेफ्ट साइड पे एक बहुत बड़ा कटआउट लगा था उनका, मदान साहब का। हाँ, जीडी रोड पे। यस। तो मैं सोचता था यार देखो ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम कब पहुँचे यहाँ तक। सो इट नाइस टॉकिंग टू यू, और गिव माय रिगार्ड टू योर पापा एज वेल, और कीप ग्रोइंग। अब चैनल को और बड़ा करिए, और अच्छा कंटेंट क्रिएट करिए, और सिखाइए लोगों को। थैंक यू सो मच। और सिखाइए। हाँ, और आपके फुटस्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप